सोचिए, आप एक ऐसे खौफनाक डेथ गेम में फंस जाएं जहां भूत हर छोटी गलती पर आपकी जान लेने को तैयार हों। लेकिन क्या हो अगर आपके पास अल्टीमेट टाइकून सिस्टम हो और आपके अकाउंट में 9 ट्रिलियन से ज्यादा भूतों का पैसा का बैलेंस हो। ग्लोबल मेनेस के इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड इन डंजन में जहां बाकी प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए कांप रहे हैं, वहीं हमारा एमसी अपनी दौलत से रैथफुल भूतों को रिश्वत दे रहा है, खौफनाक कुक को अपना नौकर बना रहा है और पूरे हॉरर सर्वाइवल गेम को पे टू विन मजाक में बदल रहा है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस भयंकर और मजेदार कहानी की शुरुआत का। मुश्किल से अपने 20 सेकंड 20वें दशक में ये लड़का पहले ही मरकर 3 साल से दोबारा जिंदा हो चुका था और इस प्रोसेस में उसने एक हद से ज्यादा पावरफुल सिस्टम अनलॉक कर लिया था। ये चीट कोड्स के साथ दोबारा पैदा होने जैसा था, इंसानों के बीच भगवान बनने का परफेक्ट सेटअप। पर किस्मत का एक ऐसा मजाक था। लिनू का सिस्टम अंडरवर्ल्ड का बैंक था। आज तक उसने हैरान कर देने वाली 90 ट्रिलियन घोस्ट करेंसी भूत पिशाच की करेंसी जमा कर ली थी। क्या इसका मतलब यह था कि वो मरने के बाद ही लग्जरी की जिंदगी जी सकता था? कोई भी नॉर्मल इंसान इसे एंजॉय करने के लिए खुशी खुशी नरक में कूद जाता। पर लियो मर मर के थक चुका था। वो किसी भी हालत में उस सबसे दोबारा नहीं गुजरना चाहता था। अचानक नल से टपकता हुआ पानी खून जैसा लाल हो गया और बाथरूम के शीशे पर एक गहरे लाल रंग का नोटिफिकेशन आया। कंग्रेचुलेशंस, आपने हॉरर गेम के 5th इंटरनल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये इंस्टेंस 16 घंटे में ओपन होगा। लेनू बस यही सोच पाया, ये आखिर क्या बला है। ये उसका अंडरवर्ल्ड करेंसी सिस्टम नहीं था, वो तो उसके कॉन्शियसनेस दिमाग में एग्जिस्ट करता था, इसलिए वो बिना देखे उसके कंटेंट जानता था। ये हॉरर गेम सिस्टम पक्का कोई बाहरी घुसपैठिया था। लियो ने सावधानी से शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत उसने एक डरावनी शक्ति को उसे बुलाते हुए महसूस किया, जो डार्क, चिलिंग और अजीब थी और मौत की जानी पहचानी बदबू से भरी थी। लियो ने खुद को शांत रहने को कहा। नोटिस के अनुसार उसे कल इस हॉरर गेम में जबरदस्ती डाल दिया जाएगा और ये पहले से ही 5th राउंड था। ऐसा लग रहा था कि ये गेम काफी टाइम से चल रहा था। जब भी डाउट हो गूगल से पूछो। लियोनू ने तुरंत हॉरर गेम कीवर्ड सर्च किया, पर उसे बस सेंसेशनल क्लिकबेट ही मिला। बिल्कुल आखिरी पेज तक स्क्रॉल करने के बाद उसे आखिरकार हॉरर गेम के बारे में एक लाल रंग की वेबसाइट मिल गई। पता चला कि पूरी दुनिया में हो रही रहस्यमयी घटनाएं फेक न्यूज नहीं थी, वो इसी गेम से लौटने वाले प्लेयर्स की वजह से हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 खास तौर पर इस गेम से निपटने के लिए बनाया गया था। जिनको ये चुनता है उन्हें बदला लेने वाले भूतों से भरे एक सर्वाइवल इंस्टेंस में फेंक दिया जाता है। रूल्स तोड़ो और तुम भूतों का खाना बन जाओगे। हर इंस्टेंस में कम से कम आधे प्लेयर्स का मरना तय है, पर बचने वालों को भूतों और उनके कर्स्ड आर्टिफैक्ट शापित चीजों को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। तुम जिंदा रहोगे या मरोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता था कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं। लिनू ने सोचा कि इस गेम में एंटर करना इतनी भी बुरी बात नहीं है। अगर गेम की दुनिया में सच में दानव और भूत हैं, तो रियल वर्ल्ड भी सेफ नहीं था। वो इन आत्माओं से लड़ने की पावर पाने के लिए गेम में एंटर करेगा। इसके अलावा उसके अंडरवर्ल्ड बैंक सिस्टम के साथ उसके बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा होने चाहिए। शायद उसका सोकॉल्ड घोस्ट मनी सिस्टम सिर्फ इस नरक जैसे गेम की वजह से ही सामने आया था। लियो ने कपड़े बदले और अंडरवर्ल्ड द्वारा उसका नाम पुकारे जाने का वेट करने लगा। ठीक आधी रात को एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूटी। लियो के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वो एक दूसरे डायमेंशन में गिर गया। ये इंस्टेंस मिशन में येलो स्प्रिंग्स इन था। 2 दिन तक काम करो और जिंदा रहो। लियो के साथ 5 और प्लेयर्स थे। लिन्यू प्रैक्टिस की हुई कूलनेस के साथ लैंड हुआ। उसके सामने एक टूटी फूटी सराय खड़ी थी जो एक सुनसान और डरावने लैंडस्केप से घिरी हुई थी। तभी 5 और प्लेयर्स प्रकट हुए, 3 आदमी और 2 औरतें। एक लंबा मस्कुलर आदमी बोला, लगता है इस बार मेरे अलावा बाकी सब यहाँ रूकी नए हैं। वो 4th राउंड का प्लेयर था। हर आधे महीने में एक इंस्टेंस होता था, इसलिए ये 5th था। पर जिंदा बचना कोई आसान काम नहीं था, जिसका सबूत उसके हाथों पर भरे हुए भयानक निशान थे। ये देखकर दोनों लड़कियों के चेहरे डर से भर गए। लियो शांति से आगे बढ़ा, बड़े भाई, इतनी बार जिंदा बचना ही पहले से काफी इंप्रेसिव है। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो आप हम नए लोगों के साथ शेयर कर सकें? वो आदमी हैरान था कि लियो जैसा नया खिलाड़ी दूसरों की तरह पैनिक नहीं कर रहा था। शायद इस बच्चे में जिंदा बचने का दम था। वेटरन ने एक्सप्लेन किया, इस गेम के भूत बिना वजह किसी को नहीं मारते। एक सर्वाइवर होने के नाते उसने उन्हें 2 एडवाइस दी। पहला, गेम के रूल्स कभी मत तोड़ना जब तक कि तुम भूतों का डिनर नहीं बनना चाहते। और दूसरा, सबसे बेसिक रूल्स प्लेयर्स को सीधे तौर पर बता दिए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन लिनू ने ऑनलाइन जो पढ़ा था उससे कुछ खास अलग नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे सबसे जरूरी डिटेल्स अभी भी मिसिंग थी। अपनी खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि दी जा सकती थी। तभी इनका दरवाजा चरमराते हुए खुला। रोंगटे खड़े कर देने वाली उस आवाज ने पूरे ग्रुप को घूमने पर मजबूर कर दिया। एक बिगड़े हुए चेहरे और एक भयानक स्माइल वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। एक फटी हुई आवाज में उसने कहा, आप सभी का येलो स्प्रिंग्स इन में स्वागत है। आप लोग यहाँ काम करने आए हैं। उसने खुद को इनका अकाउंटेंट बताया, जिसे मैडम ने उन्हें उनका काम सौंपने के लिए भेजा था। हालांकि वो बस एक बूढ़ा आदमी था। उसके अंदर से एक डरावनी ऑरा निकल रही थी, जिससे उनकी रूह कांप उठी।
ये बिना किसी डाउट के एक बदला लेने वाली आत्मा थी। शुरू करने से पहले अकाउंटेंट इनके कुछ रूल्स बताना चाहता था। लियो ने फोकस किया, सब कुछ याद करने के लिए तैयार, क्योंकि ये डेथ रूल्स थे जिन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता था। पहला, चाहे उन्हें कहाँ भी काम दिया जाए, उन्हें अपना काम लगन से पूरा करना होगा। अगर किसी ने काम चोरी की तो मैडम उन पर कोई रहम नहीं खाएगी। जब उसने मैडम का जिक्र किया तो अकाउंटेंट के चेहरे के भाव देखकर लिन ने अंदाजा लगाया कि वो एक और भी ज्यादा पावरफुल भूत है, इसीलिए ये बूढ़ा आदमी इतना डरा हुआ था। दूसरा रूल, इनमें किसी भी चीज को नुकसान मत पहुंचाना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा, कभी किसी कस्टमर की बात मत टालना। हालांकि मैडम उन्हें डायरेक्टली सजा नहीं देगी, पर इनमें बहुत से गुस्से वाले मेहमान आते हैं। अगर उन्हें प्लेयर्स को सबक सिखाने का कोई बहाना मिल गया तो मैडम उन्हें बचाएगी नहीं। आखिर में किसी के पास कोई सवाल न होने पर उसने काम बांटना शुरू किया। उसने इशारा किया और चुपचाप चला गया, पर उन्हें एक ऐसी नजर देने से पहले नहीं जो कह रही थी सेफ रहना। उसके बाद नशेड़ी और एक जवान औरत को लिविंग रूम साफ करने का काम मिला। वहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल को बूढ़े आदमी के साथ अकाउंट बुक्स ऑडिट करने के लिए ऊपर भेज दिया गया। अब बस लिन यू और वो जवान स्कूल की लड़की बचे थे। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को घूरा और फिर उन्हें वेटर्स का काम दे दिया, मेहमानों के ऑर्डर्स लेने और सर्व करने के लिए। मेन हॉल उस दरवाजे से सीधा आगे है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपनी औकात में रहोगे और कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अकाउंटेंट की डरावनी मुस्कान ने लड़की के चेहरे का रंग उड़ा दिया। लियो ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया, ये जानते हुए कि डर के मारे सुन्न पड़ जाना उसे मरने वाला पहला शख्स बना देगा। अंदर आते ही लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन ली सरनेम के साथ दिया। लियो ने उसे शाओली बुलाने का फैसला किया और अपना नाम एक सीक्रेट रखा। ग्रुप के लीडर ने भी अपना नाम नहीं बताया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अपनी पहचान बताना एक बुरा आइडिया था। वो मेन हॉल में आए, जहां सर्व करने के लिए कस्टमर्स का वेट करने के अलावा कोई काम नहीं था। तभी एक मेहमान अंदर आया और उसे देखकर उनका खून जम गया। एक बहुत बड़ा पिशाच वहां खड़ा उन्हें देखकर राल टपका रहा था। वाह, ये क्या है? ताजे इंसान। लियो का मुंह फड़का जब उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए इज्जत के साथ उस जानवर को अंदर बुलाया। वह जानवर बड़बड़ाते हुए भारी कदमों से अंदर आया। तो तुम लोग नौकर हो। अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो मुझे लगता कि तुम लोग मेनू में हो। पहला ट्रायल खत्म हो गया था, मुश्किल से। शाओली अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी जो उसने अभी देखा था। वो जानवर बैठ गया, जिसकी वजह से लकड़ी की कुर्सी झुक गई और चरमराने लगी। अपने भारी वजन के नीचे लगभग टूटने ही वाली थी। लिनियो ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है कुर्सी टूटने से बच गई, उसने सोचा, वरना क्या पता अगर नुकसान की भरपाई हमें ही करनी पड़ती। उस पिशाच ने 2 सोने के सिक्के टेबल पर फेंके और गरज कर बोला, पहले मेरे लिए गर्म पानी का पॉट और टेबल वेयर का एक सेट लेकर आओ। लियो ने एक बार फिर इज्जत से सिर हिलाया। अभी लाया सर। वो उबलते पानी की तरफ बढ़ा, अजीब आकार के बाउल्स और चॉपस्टिक्स को देखकर घबराया हुआ, पर फिर भी आगे बढ़ता गया। जब शाओली ने टीपॉट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो लिन यू ने उसे तुरंत रोक दिया। पॉट बहुत ज्यादा भारी था, वो इसे खुद हैंडल करेगा ताकि ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उनका मेहमान गुस्सा हो जाए। अचानक टीपॉट का ढक्कन एक मुंह की तरह खुल गया और वो चिल्लाया, आह, ये बहुत गर्म है, दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। उसके साथ ही उसने उबलता हुआ पानी हर जगह उगल दिया। खोलने वाले पानी ने लिनू का हाथ जला दिया और उसके रिफ्लेक्सेस ने उसे पॉट गिराने पर मजबूर कर दिया, जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शाओली ने उसे देखा, भाई लिन, टीपॉट टूट गया है। शायद हम इन टुकड़ों को छुपा सकते हैं। लियू ने चुपचाप शाओली की हिम्मत की तारीफ की। वो उसे अकेले फैसले नहीं देने वाली थी, पर वो जानता था कि इसे छुपाना नामुमकिन है। जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसे ही बूढ़ा अकाउंटेंट अंधेरे से कूदकर बाहर आया। कैसे अनाड़ी जवान बेवकूफ हो, तुमने अभी शुरू ही किया है और तुमने अभी से चीजें तोड़नी शुरू कर दी। ये टीपॉट 50 तांबे के सिक्कों का है। तुम यहां हो इसलिए तुम्हारे पास मुझे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तुम भुगतान क्यों नहीं करते? जिस हाथ ने इसे तोड़ा है उसके साथ बूढ़े आदमी ने छलांग लगाई। उसके म्यूटेटेड रूप बदले हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पर लियू गर्जा, रुको, किसने कहा मैं पे नहीं कर सकता? एक ही पल में लिन्यू ने अपने नेदरवर्ल्ड बैंक सिस्टम को सम्मन किया, 50,000 हेडीज नोट्स विदड्रॉ किए और उन्हें सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया। यह सिस्टम प्रैक्टिकली इस डेथ गेम के लिए ही बना था। यह पहली बार था जब लिन यू सच में इसमें से पैसे निकाल पाया था। उसके हाथ से एक शानदार रोशनी फूटी जिसने बूढ़े अकाउंटेंट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी के हाथ तुरंत पीछे हट गए। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा जब उसने लिनू की प्योर नेदरवर्ल्ड ऑरा महसूस की, एक ऐसी एनर्जी जो मैडम से भी ज्यादा ताकतवर थी। लिन्यू के हाथ में सिक्कों की कई लड़ियां आ गईं। उसने पेमेंट के रूप में 1000 कॉपर कॉइन्स के बराबर एक लड़ी बूढ़े आदमी की तरफ कैजुअली उछाल दी। अकाउंटेंट डर गया था। 1000 कॉपर कॉइन्स उसकी भूत वाली जिंदगी खरीदने के लिए काफी थे। अगर लिनू ने वो पैसे पिशाच कस्टमर को ऑफर किए तो वो जानवर खुशी खुशी उसे मार देगा और मैडम भी इसकी परमिशन दे देगी। पर लियू अब पूरी 5 सिक्कों की लड़ियां निकाल सकता था। उसने सबको बुला लिया, जिससे बूढ़ा आदमी डर के मारे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि भूतों को भी डर और आदर महसूस होता है जब उनका सामना पैसे के असली भगवान से होता है।
अगर सिर्फ 50,000 उसे ऐसे डरा सकते हैं तो उसके पास बचे हुए 90 ट्रिलियन क्या करेंगे। उसका गोल्डन फिंगर क्लियर था कि उसके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा अकाउंटेंट के रिएक्शन ने रूल्स में एक रुकावट को कंफर्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बदला लेने वाली आत्माएं लोगों को अपनी मर्जी से मारकर उनकी चीजें नहीं छीन सकती थीं। लिनू ने सिक्कों की लड़ियां आगे बढ़ाई। आगे बढ़ो, उसने कहा, इसे ले लो। क्या अकाउंटेंट्स को पैसे के मामले में अच्छा नहीं होना चाहिए? बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सब कभी नहीं देखा था। बस इसे पकड़ना ही दोबारा मरने जैसा लग रहा था। लियू ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसके पास नेदरवर्ल्ड सिस्टम से फर्स्ट टाइम स्पेंडर नाम का एक नया मिशन था। अगर लिन यू ने 1 लाख हेडीज नोट से ज्यादा खर्च किए तो उसे एक कैशबैक कार्ड और 9 अंडरवर्ल्ड सोल बिविचिंग वाइन की एक बोतल मिलेगी। सिस्टम ने टूटे हुए टीपॉट की कीमत 100 हेडीज नोट्स लगाई, जिसमें 100 टाइम्स की पेमेंट लिमिट थी। उसके ऊपर कुछ भी मिशन के लिए काउंट नहीं होगा। उसने कैशबैक कार्ड के आइडिया को साइड में फेंक दिया। आखिरकार पैसा ऐसी चीज थी जिसकी उसके पास कोई कमी नहीं थी। जिस चीज में लिन यू को सच में इंटरेस्ट था वो थी 9 अंडरवर्ल्ड्स सोल बिविचिंग वाइन। इसका नाम ही बताता था कि ये कोई आम चीज नहीं थी। हालांकि वो भूतों को कमांड करने के लिए पैसे का यूज कर सकता था, पर वो जानता था कि इस दुनिया के रूल्स किसी भी पल बदल सकते हैं। इस दुनिया में सच में सेफ रहने के लिए उसे अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा। अब जबकि वो इस इंस्टेंस के रूल्स समझ गया था, अब लिनू के लिए सिस्टम के मिशन को जल्दी से पूरा करने का टाइम आ गया था। इस प्लेट के लिए कितना, लियू ने पूछा। अकाउंटेंट हकलाया। 100 कॉपर्स सर। अपने हाथ के एक ही झटके से लिनू ने दर्जनों प्लेट जमीन पर गिराकर तोड़ दी, जिससे बूढ़ा भूत डर गया। लियू ने फिर बागी के पैसे भरपाई के तौर पर दे दिए। बूढ़े आदमी को कोई आइडिया नहीं था कि यह शख्स कौन है या इसका मकसद क्या है, पर एक बात पक्की थी, किसी के पास भी इतना पैसा हो तो वो एक अच्छा इंसान ही होना चाहिए। ये बूढ़ा भूत आपको दोस्त कहने की हिम्मत नहीं करेगा सर, अकाउंटेंट ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। पर अगर आपको कभी कोई परेशानी आई तो मैं आपका वफादार बैल और घोड़ा बनूंगा, आपके हर हुक्म को मानने के लिए तैयार। कैसा चापलूस है, उन भेंगी धोखेबाज आंखों के साथ। लिनियो ने उसे पैसे उछाल कर दिए। उसकी नजर कांपते हुए बाउल्स के ढेर पर चली गई। तभी एक नई आवाज हवा में गूंजी। सर, मुझे आपसे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए कहना होगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। बूढ़े अकाउंटेंट ने ओनर की आवाज पहचान ली। ये किसी भूत जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हैरानी से काफी सॉफ्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ओनर भी उसके पैसे के लालच को नहीं रोक पाया था। पर अब सिर्फ भरपाई करना साफ तौर पर काम नहीं आने वाला था। लियू के पास सर्व करना जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर ये स्मर्फ जैसा भूत सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसे और पैसे की रिश्वत देनी पड़ेगी। पर उम्मीद के खिलाफ भूत का पूरा रवैया ही बदल गया। उसने लिन्यू से एक डरपोक और शांत आवाज में बात की। सब ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उन तीनों ने घूर कर देखा। उसके इस नए बर्ताव पर उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। भूत इनसिक्योर फील कर रहा था। उसके अपने नाम पर 3 कौड़ी भी नहीं थी। वो अपने आप को लिन्यू जैसे आदमी से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था, जो पानी की तरह पैसे बहा रहा था। शायद कोई ताकतवर फिगर उसे कभी न खत्म होने वाली यीन एनर्जी सप्लाई कर रहा था। लिन्यू के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। वो आगे बढ़ा और भूत को इतनी देर इंतजार कराने के लिए एक मील ट्रीट करने का ऑफर दिया। अच्छा, तो फिर शुक्रिया सर। भूत हंसते हुए शर्मा गया। लियू ने उसे अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर करने को कहा। आज रात सब उसकी तरफ से था। बड़ी बुरी बात है कि यहाँ का सबसे महंगा सूप भी सिर्फ 100 वेन का था, प्रैक्टिकली फ्री जैसा। भले ही ये किसी और के पैसों पर था। भूत अभी भी नर्वस था और बस हर डिश में से एक ही ऑर्डर करने की हिम्मत कर पाया। अकाउंटेंट ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और किचन की तरफ दौड़ा। पर लियू खुश नहीं था, जिससे भूत को लगा कि उसने ज्यादा ऑर्डर करके उसे नाराज कर दिया है। पर उसे हैरानी हुई जब लियू ने उसे 30 वेन के अंदर कुछ भी ऑर्डर करने से मना कर दिया। और 30 वेन के ऊपर की हर डिश के लिए उसे 2 सर्विंग्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी। एक आदमी पे कर रहा था और 2 भूत ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्हें दौलत का भगवान मिल गया हो। बूढ़े अकाउंटेंट ने अपनी बिजली से भी तेज मेंटल मैथ का दिखावा किया। टोटल 830 वेन होता है, जिसे हम 800 राउंड डाउन कर सकते हैं। नहीं, इसे राउंड अप करके 1000 वेन कर दो, लिन यू ने अनाउंस किया। अब तक मैं सिर्फ 60,000 ही खर्च कर पाया हूँ। उसके पास अभी भी उड़ाने के लिए बहुत सारा पैसा था। तभी लियू को एक शानदार आइडिया आया। उसने शाओली से दरवाजे के बाहर एक साइन टंगवाया। आज मिस्टर लिन गांव के हर एक भूत को ट्रीट दे रहे थे। अगले ही पल डोंगिन नए साल की पार्टी की तरह वाइल्ड हो गया। एक बिना सिर वाले भूत ने एक्साइटमेंट में कहा, मैं इतना पैसा उड़ाए जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यंग मास्टर लिन का शुक्रिया, हमारी इन एनर्जी और भी मजबूत हो गई है। एक और भूत ने ध्यान दिया कि लिनू जो पैसे यूज कर रहा था वो बिल्कुल नए थे। प्योर इन एनर्जी हद से ज्यादा घनी थी। ये जरूर घोस्ट किंग का चुना हुआ स्पोक्समैन होगा, जो अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए इतना पैसा बहा रहा है। शाओली मजबूर होकर देखती रही जब लिन्यू भूतों के साथ ग्लासेस क्लिंक कर रहा था। क्या उसे एक नया प्लेयर नहीं होना चाहिए था? उसे वहां से गुजरते देखकर लियू ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। शाओली, तुमने बहुत मेहनत की है। हे मैनेजर, यहाँ एक और बाउल नरिशिंग नेदरवर्ल्ड सूप लेकर आओ। वो शाओली को खाने की ट्रीट दे रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लिन्यू पूरे इनका खर्चा उठा रहा था। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। उसकी खाली इन्वेंट्री में अब 9 नेदर सोल सप्रेसिंग वाइन आ चुकी थी। इसे पीने से किसी की आत्मा और स्पिरिचुअल सेंस मजबूत हो सकती है।
ये किसी घोस्ट हैमर या भूत का लेवल बढ़ा सकता है, पर कोई भी ज्यादा से ज्यादा बस 3 बॉटल्स ही पी सकता है। लिंग्यू बिल्कुल इस चीज का वेट कर रहा था। ये आइटम उसे और मजबूत बनाएगा, जिससे वो आखिरकार अपनी किस्मत खुद तय कर पाएगा। जैसे ही लियू ने बोतल का ढक्कन खोला, उसकी खुशबू पूरे इनमें फैल गई, जिससे हर भूत हैरान रह गया। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल खजाना था जिसमें से ऐसी प्योर यिन एनर्जी निकल रही थी। लियू ने अपना सिर पीछे किया और पूरी बोतल पी गया। तुरंत अपने पूरे शरीर में एक प्योर ठंडी स्पिरिचुअल एसेंस का असर महसूस किया। पहले इस्तेमाल के साथ लियू की स्पिरिचुअल सेंस 10 बढ़ गई और उसकी स्पिरिचुअल पावर 100 हो गई, जिससे उसका एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेट हो गया। वो लेवल 1 का घोस्ट टैमर बन चुका था। लियू सेटिस्फाइड था। सिर्फ एक बोतल ने उसे लेवल 1 टैमर बना दिया। ये सच था, पैसा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पहला मिशन पूरा करने के बाद सिस्टम ने तुरंत दूसरा मिशन असाइन किया, जिसका टाइटल था पानी की तरह पैसे बहाना। अ परफेक्ट ग्रेड घोस्ट टाइमिंग कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड के तौर पर पाने के लिए एक ही ट्रांजैक्शन में 3,20,000 युआन खर्च करें। लियू ने भूतों की तरफ देखा जिनके पेट पूरी तरह भर चुके थे। उनमें अब और खाना ठूसने का कोई तरीका नहीं था। तो अब वो इतने सारे पैसे कैसे खर्च करेगा? वो बड़ा स्मर्फ जैसा भूत इस पूरे टाइम लिन्यू को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी ऑरा मजबूत नहीं थी, पर उसकी दौलत बहुत ज्यादा थी और वो कैजुअली स्पिरिचुअल वाइन लेकर घूम रहा था। वो जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत होगी जिसकी आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ की प्रजातियां सब अपने बचे खुचे अटैचमेंट से बंधी हुई थीं। अब वो लिन यू की चापलूसी नहीं करना चाहता था, बल्कि सच में उसकी मेहरबानी का कर्ज चुकाना चाहता था। यंग मास्टर लिन, क्या मैं आपको भाई लिन कहने की हिम्मत कर सकता हूँ? वो खड़ा हुआ और जोर से अनाउंस किया, एक छोटा शीशा दिखाते हुए। आज मैं आपकी दरियादिली से सच में अभिभूत हूँ। अपने शुक्रिया के निशान के तौर पर मैं आपको ये अनरैंक्ड यिन आर्टिफैक्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसे ये शीशा कई साल पहले मिला था, पर उसे कभी समझ नहीं आया कि इसे यूज कैसे करना है। वो बस इतना जानता था कि इसमें यिन एनर्जी डालने से वो अलग अलग तरह के भूतों और ऐसी जगहों को क्लियरली देख सकता था जहां यिन एनर्जी जमा होती है। लिनू ने उस घने काले शीशे को चेक किया। इसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अंडरवर्ल्ड सिस्टम ने इसकी यिन एनर्जी स्कैन की और इसकी पहचान ड्रैगन सोल लॉकिंग घोस्ट मिरर के रूप में की। लिनू ने तुरंत स्मर्फ जैसे भूत को शुक्रिया कहा, शीशे को उसके असली नाम से पुकारते हुए। भूत हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने रहस्यमय यिन आर्टिफैक्ट के बारे में जानता था। लिनू ने अपने स्टोरेज स्पेस का यूज करके शीशे को अंदर रख लिया, जिससे भूतों की भीड़ में एक और हैरानी की लहर दौड़ गई। इस इंसान के पास दरअसल एक स्पैटिल इन्वेंट्री थी। लगता है इसने कई बड़े रेल्म्स की यात्रा की है, या शायद ये यहाँ का है ही नहीं। उस वक्त हर भूत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, उन्हें लिन्यू की चापलूसी करके फेवर लेना था। एक और भूत बोला, वो भी उसे खजाना पेश करना चाहता था। वो एक ग्रीवांस फर्नेस नेकलेस था जो उसने सीक्रेटली घोस्ट मार्केट से हासिल किया था। इसे पहनने से यिन एनर्जी के खतरनाक असर से बचा जा सकता था। एक घोस्ट जनरल की आखिरी ऑफेंसिव पावर। ये न सिर्फ आत्मा को बचाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक तबाह कर देने वाला काउंटर अटैक भी छोड़ सकता है। लिन यू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये उन लेजेंडरी ग्लासेस जैसा हाई ग्रेड नहीं था, पर ये उसके करंट लेवल के हिसाब से परफेक्ट था। बाकी बची हुई आत्माओं के पास देने के लिए कोई खजाना नहीं था, इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे अपनी प्राइमल लीन एनर्जी दे दी, जिसे उन्होंने सीधे उसके नए नेकलेस में डाल दिया। लिनू ने पावर की एक लहर महसूस की जो इतनी ताकतवर थी कि लगा जैसे उसके शरीर से फूट पड़ेगी। मेरा दिल से शुक्रिया, उसने अपने हाथ इज्जत से जोड़ते हुए कहा। भूत खुशी से पूरे झूम उठे थे। शाओली साइड से देख रही थी, ये सोचते हुए कि ये उसके पिता के नौकर चाकरों द्वारा उन्हें गिफ्ट देने की होड़ से भी ज्यादा इंटेंस था। जब आधी रात की पार्टी खत्म हुई, बूढ़े अकाउंटेंट ने खुशी से अपने बुक्स चेक किए। आज रात का रेवेन्यू डेली एवरेज का 5 गुना था। लियू ने बाहर देखा। घनी इन एनर्जी तूफानी लहरों की तरह उठ और गिर रही थी। कोई हैरानी नहीं कि भूत जाने के लिए इतने बेताब थे। तभी मैडम की आवाज इनमें गूंज उठी। डे शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब ग्रैंड हॉल में डिनर का वक्त है। इसका मतलब था कि वो अब इनके बागी भूत निवासियों से मिलने वाले थे। लियू को डर था कि वो बूढ़े अकाउंटेंट की तरह आसानी से पैसे के झांसे में नहीं आएंगे। जैसे ही शाओली बागी सर्वाइवर्स के बारे में चिंता कर रही थी, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 4। आखिर में ये एक गेम था। लिनू के पास पैसे थे और दूसरों के पास नहीं। उसने अभी के लिए सेफ रहने के लिए अंडरवर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल किया, पर अपनी लास्ट विथड्रावल में एक सेकंड भी स्लो होने की वजह से उसने लगभग अपना एक हाथ खो दिया था। घोस्ट पेट्रन्स ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उन्हें ड्रिंक्स पिलाई थी, वरना वो उसे मेनू में डाल देते। कदिस्मत से पैसा ही उसका जिंदा बचने का अकेला सहारा नहीं था। बूढ़े अकाउंटेंट ने अनाउंस किया कि परंपरा के अनुसार खाना यहीं सर्व किया जाएगा। उसी पल एक तीखी आवाज हवा में गूंजी। बूढ़े भूतली, तुम किसी नए बस बॉय के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? एक सुअर जैसी शक्ल वाला भूत, या यूं कहें कि एक फीमेल भूत दूसरी औरत के साथ अंदर आई। दोनों घावों से भरी हुई थी। उनके साथ जो ब्लॉन्ड आदमी था वो जा चुका था। लगता है वो जिंदा नहीं बच पाया। तुम दोनों को चोट क्यों नहीं लगी? औरत ने लियू और उसके साथी को घूरा और उसके दिल में जलन और गुस्से का एक कड़वा बीज पनपने लगा। लियू ने उसकी इस घूरती हुई नजर पर ध्यान दिया, पर उसे इग्नोर कर दिया। वो उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। इस बीच अकाउंटेंट और फीमेल भूत बहस करने लगे, जिससे इनके हायरार्की के बीच पड़ी गहरी दरारें सामने आने लगी। जियांगमा, लंबे बाल और छोटे दिमाग वाली, तुम भला क्या समझ सकती हो? तुम्हें स्टाफ को तड़पाने में मजा आता है, पर मैं अभी भी अच्छे कर्म इकट्ठे करना चाहता हूँ। बूढ़ा अकाउंटेंट गुस्से से गुर्राया।
ये देखकर कि वो जीत नहीं सकती, जियांग माँ ने अपनी दुश्मनी लिन्यू की तरफ मोड़ दी, उस पर आलसी होने का इल्जाम लगाया और उसे सजा देने के लिए झाड़ू चलाया। लियू आराम से अपनी चाय पीता रहा जब उसके झाड़ू का वार उसके नेकलेस के डार्क ऑरा से एकदम रुक गया। वो हैरानी से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। मिडग्रेडियन आर्टिफैक्ट तो ये है जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो। जियांग माँ जोर से अपनी सीट पर बैठ गई, उसके वजन के नीचे कुर्सी चरमराई जब उसने लिनियो को नफरत भरी नजरों से घूरा। ये क्लियर था कि उसने उसे निशाने पर रख लिया था। मौका मिलने पर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। वो सिर्फ इसलिए सेफ था क्योंकि बागी भूत अभी भी उसकी पहचान को लेकर श्योर नहीं थे। अगर वो उसे हैंडल नहीं कर पाया तो उसे डर था कि बूढ़े अकाउंटेंट और मैडम को भी समझ आ जाएगा कि वो और कुछ नहीं, बस एक अमीर आम इंसान था। तभी दरवाजा झटके से खुला, जिससे जियांग माँ से भी ज्यादा विशाल और डरावनी प्रेजेंस सामने आई। उसकी और बूढ़े अकाउंटेंट दोनों के ठंडे पसीने छूट गए। लिन्यू भी इसे महसूस कर सकता था। नए आने वाले की पावर ने जियांग माँ को पूरी तरह बौना साबित कर दिया। वो विशाल दानव गर्जा, दूसरे आदमी को टेबल पर खाना लाने का ऑर्डर देते हुए। सर्वर ने चलते वक्त अपना सिर नीचे रखा, उसका एक हाथ गायब था। खाने का वक्त हो गया है, उसने ऑर्डर दिया। गहरे स्टू के पॉट से शाओली ने एक इंसानी आंख बाहर निकाली, जबकि दूसरी औरत ने चश्मे का एक जोड़ा निकाला। क्या ये खाना उन दो लोगों से बना हो सकता है जो मर गए थे? उन्हें हिचकिचाते देखकर शेफ गुर्राया, क्या बात है, क्या मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं आई? जाहिर सी बात है, किसी की भी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह राक्षस जैसा शेफ बैठा नहीं, बल्कि खुद के लिए एक ड्रिंक उंडेलने के लिए एक कोने में चला गया। लेनू को क्लियरली शेफ के खाने का कोई शौक नहीं था, पर मना करने का मतलब था अगले खाने का मेन कोर्स बन जाना। शेफ ने अपनी वाइन डाली और बाउल में से एक आवाज रोने लगी। ये वाइन खट्टी और कड़वी है। उसने अपना सिर पीछे झटका और उस गंदे लिक्विड को पानी की तरह पी गया। उसकी नजर लिन्यू पर पड़ी, जिसने अभी तक अपना खाना छुआ भी नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। इस बच्चे ने अभी तक क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया? लिन्यू बिना मन के अपनी जगह पर खड़ा हुआ। एक अचानक मूव में उसने कप को सीधे शेफ के हाथ से छीन लिया। जो वाइन कीचड़ के पानी जैसी लगती हो, वो पीने में कितनी बेकार होगी, है ना? अगले ही पल बिना किसी इज्जत के लिन्यू ने पूरा कप फर्श पर उंडेल दिया। जिसने भी ये देखा वो झटके से जम गया। क्या वो खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा था? जियांग माँ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। छोटा बेवकूफ, इस बार मुझे अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं है। उसका नेकलेस उस भयानक डेमन फायर को कभी झेल नहीं पाएगा। लिन येन ने एक पल के लिए सोचा, नहीं, ये ठीक नहीं है। शेफ के पिछले एक्सप्रेशन ने दिखाया था कि वो सच में उस वाइन से नफरत करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई लिन्यू का इरादा? शेफ जियांग से निकलता हुआ गुस्सा अपने आखिरी पीक पर पहुंचता हुआ लग रहा था। तुम्हारी मुझे उकसाने की हिम्मत हुई? पर जैसे ही उसका गुस्सा फूटने वाला था, उसकी नाक में एक अजीब नशा कर देने वाली खुशबू आई। हाँ, जू शांग का गुस्सा ठंडा पड़ गया जब उसकी आंखें लियू के हाथ में पकड़ी एक बेहतरीन वाइन की बोतल पर फोकस हुई। फिर उसने नौजवान की शांत आवाज सुनी, आपको उकसाना? शेफ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपकी स्किल वाले मास्टर का टेस्ट बहुत फर्स्ट क्लास होता है। मैं बस आपको ऐसी गंदी चीज पीते हुए नहीं देख सकता था। इसके साथ लिनू ने वो शानदार शराब उस कप में डाली जो वो अपने साथ लाया था। अब मेरी वाइन टेस्ट कीजिए। यहां तक कि वो जादुई कप भी शराब के अंदर की ताकतवर डार्क एनर्जी को महसूस करके गुनगुनाने लगा। गहरी तारीफ भरी सांसें लेने लगा। झू जियांग ने सीरियसली इस पर सोचा। अगर किसी आम इंसान ने उसे उकसाने की हिम्मत की होती तो वो इस वक्त उसका मुक्का खा रहा होता। पर यह आदमी गलत नहीं था। ये वाइन इन द्वारा ऑफर की गई वाइन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। कुछ पल की कशमकश के बाद उसने आखिरकार हार मान ली और बैठ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी वाइन ट्राई करूंगा। लियू ने इज्जत के साथ उसे शुरू करने का इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जू शांग ने उसे गटकना शुरू कर दिया। जैसे ही शराब उसकी जीभ पर लगी, उसकी आंखें चमक उठी। हर एक बूंद जो जू शांग पीता वो उसकी इमेजिनेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती थी। जैसे जैसे जू शांग उस आनंद भरी राह पर चला, उसके चेहरे पर पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दिखने लगा। वो बस पीता गया और पीता गया। ऐसी प्योर इन एनर्जी सीधे आत्मा को शुद्ध कर सकती थी और किसी का लेवल बढ़ा सकती थी। जब वाइन खत्म हो गई, जू जियांग अचानक बोल उठा, ये सच में एक डिवाइन लिकर है। अपने प्लान को परफेक्टली काम करता देख। लिनू ने अपने दिमाग में सोचा, उस पर 9 अदर सोल फ्रूट वाइन का जादू चलाना सबसे अच्छा मूव था। उसने इस फायदे को पकड़े रखा। आइए बड़े भाई, एक और ग्लास लीजिए। पहले ही नशे में डूबा हुआ जूशांग उस खुशबूदार कप को घूरने लगा। मना न कर पाने के कारण उसने बिना रुके एक और बड़ा घूंट लिया। सच में एक मास्टरपीस है। लियू साइट्स एनालाइज कर रहा था। उसे ड्रिंक को एक सांस में पीने से लेकर बोतल खत्म होने तक छोटे छोटे मजे लेकर सिप लेते हुए देख रहा था। ऐसा लगता है कि ये 9 नेदर सोल फ्रूट वाइन मेरे अंदाजे से भी ज्यादा असरदार है। ये समझते ही उसने तुरंत सिस्टम को सम्मन किया। एक पल के बाद एक और भरी हुई बोतल प्रकट हुई। लिनू ने इसे जूशांग को पेश किया। बूढ़ा आदमी हैरान था। तुम्हारे पास ये बेहतरीन वाइन और भी है? लियू बस कैजुअली मुस्कुराया। मैं आपको पूरी बोतल दे दूंगा। जूशांग ने इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, जिससे इनके सभी लोग हैरान रह गए। बहुत शुक्रिया छोटे भाई। जियांग माँ को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसने सच में उस बच्चे को छोटा भाई बुलाया। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। नहीं, वो बस एक इंसान है। वो भला किसी भूत के लेवल पर कैसे हो सकता है? मुझे ये पक्का करना होगा कि वो यहीं मरे। दूसरी तरफ लिन्यू ने एक थकी हुई आह भरी। बड़ी शर्म की बात है। ये सुनकर
झू जियांग ने कंफ्यूजन से पूछा, छोटे भाई ऐसी शानदार वाइन के होते हुए पछताने वाली क्या बात है? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, बड़े भाई आप सिर्फ नाइन नेदर सोल फ्लूट वाइन पी रहे हैं। आप इसके असली फ्लेवर को तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक इसके साथ खाने के लिए कुछ ना हो। इससे पहले कि लिनू अपनी बात पूरी कर पाता, झू जियांग ने उसकी बात काट दी। तुम सही कह रहे हो और मैं इत्तेफाक से एक शेफ ही हूँ। चलो इस वाइन के साथ पेयर करने के लिए मैं कुछ ब्लड रिचिंग डिशेस तैयार कर देता हूँ, लियू बोला। मुझे पता है आपकी कुकिंग स्किल्स शानदार हैं बड़े भाई, पर जो इंग्रेडिएंट्स बचे हैं वो आपके टैलेंट के लायक नहीं हैं। इस पर लियो ने अपनी आवाज धीमी की, और भला एक भूत से ज्यादा यिन एनर्जी किसके पास होती है? उसके मुंह के किनारे पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। क्या मेन इंग्रेडिएंट के रूप में एक भूत को पकाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा? लिन्यू की बातें सुनकर झू जियांग खुद से बड़बड़ाया। एक भूत को पकाना? उसने अचानक लिन्यू के कंधे पर थपथपाया। ये वाकई में और भी ज्यादा डिलीशियस होगा। छोटे भाई ये किसी गुनाह से कम नहीं है कि हम पहले क्यों नहीं मिले? ऐसा बोलते हुए जू शांग की नजरें उनके सामने वाले ग्रुप पर तेजी से घूमी। ये देखकर जियांग माँ के चेहरे पर बारिश की तरह पसीना बहने लगा। वो गुर्राई, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नाराज करने वाला कुछ नहीं किया है। हम सब येलो स्प्रिंग्स इन में काम करते हैं। रूल्स तोड़ने की हिम्मत भी मत करना। उसकी बातें सुनकर लिन्यू तुरंत रूल समझ गया। तो इस हॉरर गेम के असली निवासियों के लिए भी इंसानों या भूतों को मारने के लिए उन्हें एक स्ट्रिक्ट रूल्स के सेट को फॉलो करना पड़ता है। बूढ़े घोंसले ने जल्दी से बीच में दखलंदाजी की। इसने तुम्हें नाराज नहीं किया है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। मैं इतना पक्का नहीं हूँ। जियांग माँ, तुमने अभी मेरे इस छोटे भाई पर हमला करने की कोशिश की थी। उन्हें बहस करते देख लियो के माथे पर शिकन आ गई। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही हो। मुझे अपने मैनेजमेंट के अंदर आने वाले स्टाफ से निपटने का पूरा हक है। तुम ही वो हो जिसने सबसे पहले येलो स्प्रिंग्स इनके रूल्स तोड़े हैं। उसने गुस्से से मुंह बनाया। बूढ़े घोंसली, तुम बस अपनी पोजीशन का यूज करके अपना पर्सनल बदला ले रहे हो। उसके शब्द ने जैसे जियांग माँ को हद से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। उसके अंदर एक भयानक गुस्सा जगा दिया था। पर इससे पहले कि जियांग माँ आगे बढ़ती, जुशांग पहले ही एक्शन में आ चुका था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने एक लकड़ी का तख्ता सीधा उसकी तरफ फेंक मारा। हालांकि दर्द से बुरी हालत थी। जियांग माँ चिल्ला उठी, झू जियांग, भले ही मैडम ने तुम्हें इंचार्ज बनाया हो, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने उसे याद दिलाया कि डिनर आवर्स के दौरान तुम बिना वजह किसी और स्टाफ मेंबर पर हमला नहीं कर सकती। ये येलो स्प्रिंग्स इनका एक रूल है, तुमने इसे पहले तोड़ा है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, झू शांग ने अपने ब्लेड से उसे एक साफ कट दे दिया। इसके अलावा ये छोटा भाई एक मॉडल एम्प्लॉई है, मेहनती और दोस्ती वाला। इस वजह से जियांग माँ, तुम्हारा जुर्म और भी बड़ा हो जाता है। उसने जला देने वाला दर्द महसूस किया, पर इसके साथ गुस्से की एक लहर भी उठी। नहीं, इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उस चाकू से निकली पावर ने उसके शरीर को तड़पा दिया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वो खड़ी तक नहीं रह पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से टूट चुके थे। जियांग माँ एक ढेर की तरह बिखर गई। यह देखकर लिन्यू दंग रह गया। शेफ ने खुद ही उसे मार दिया। झू जियांग ने उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लादा और आर्डर दिया, छोटे भाई, मैं इस इंग्रेडिएंट को प्रोसेस करने जा रहा हूं। इस वाइन को रखने में मेरी मदद करना। लिन्यू ने सोचा, यह घोस्ट शेफ मेरे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। लगता है मुझे आज रात जियांग माँ के अचानक हमला करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर उसी पल लिन्यू को एक बात समझ आई। यह बूढ़ा भूत क्लियरली मेरी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जियांग माँ का इस्तेमाल कर रहा था। यह सोचकर उसने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे बूढ़े भूत ली के पास गया। लिन्यू ने अनएक्सपेक्टेडली एक और वाइन की बोतल निकाली। मिस्टर ली, मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मैं आपकी केयर में रहा। मुझे आपको एक ड्रिंक ऑफर करने दीजिए। साथ ही वो जानता था कि उसे इस खास मौके का फायदा उठाना ही होगा। बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने वाला एक क्लासिक केस। बूढ़ा आदमी सिर से पैर तक कांप गया। ये बच्चा सिर्फ कोई नोबल नहीं था। कुछ शब्दों के साथ उसने शेफ को मैनिपुलेट करके जियांग माँ को मारने पर मजबूर कर दिया था। जब उसने सोचा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि उस लड़के ने उसकी पिछली चालाकी पकड़ ली थी। क्या हो अगर वो झूजियांग से कह दे कि वो अभी भी भूखा है? तब मैं क्या करूंगा? बूढ़े आदमी ली का दिमाग डर से तेजी से चलने लगा। अगर मैं ये वाइन पीता हूं तो शेफ वापस आने पर पक्का मेरे पीछे आएगा। और हालांकि यंग मास्टर लिन के पास एक से ज्यादा बोतल है। टोस्ट से इनकार करना एक बहुत बड़ा अपमान है। मैं दोनों ही हालत में निशाना बनूंगा। जैसे जैसे उसके ख्यालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। बस यही है, मैं उसे एक खजाना दे सकता हूँ। बूढ़े आदमी ली ने सिचुएशन को एनालाइज किया। ये ठीक वैसा ही है जैसा दिन के वक्त हुआ था। यंग मास्टर लिन ने टोस्ट ऑफर की और भूतों ने उसके बदले उसे फेवर किया। ये एक क्लियर सौदा था। और भले ही यंग मास्टर लिन अमीर है, पर ऐसा लगता है कि वो दूसरों का गिफ्ट कभी मना नहीं करते। उसने अपनी चीजों में छानबीन शुरू कर दी। कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर क्योंकि ये चीजें येलो स्प्रिंग्स में बेकार ही हैं। तब बूढ़े आदमी ली ने ग्लूमवुड का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा, यंग मास्टर लिन, इस बूढ़े को कुछ मिला है। लिनो इस डरपोक भूत को तुरंत समझ गया। वो डरा हुआ है। बूढ़े आदमी ने आइटम पेश किया। इसे ग्लूमवुड कहते हैं। ये यिन आर्टिफैक्ट्स बनाने में काम आने वाला एक मटेरियल है। ये पीस सबसे हाई ग्रेड का है जो 1000 साल पुराना है। इसकी वैल्यू किसी टॉप टियर यिन वेपन से भी कहीं ज्यादा है। ये सुनकर उसने तुरंत अपना सिस्टम एक्टिवेट किया। स्कैन ने इस बात को पक्का कर दिया। सुपीरियर ग्रेड 1000 ईयर ग्लूमवुड। वो हैरान रह गया।
ये वाकई एक खजाना है। लियो ने हाथ बढ़ाया और ग्लूमवुड ले लिया। वन टाइम स्पेंडिंग मिशन अब पूरा हो चुका था। वो कैजुअली मुस्कुराया, लकड़ी के उस टुकड़े को अपने हाथ में उछालते हुए। बूढ़े ली, ये ठीक ठाक है। तुम इसे कितने में बेच रहे हो? बूढ़े आदमी ने बुरी तरह घबराकर अपने हाथ हिलाए। आपके लिए गिफ्ट है सर। भला पैसे मांगने की मेरी हिम्मत कैसे होगी? कृपया बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पर लिनू के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ गए। कोई पैसे न लूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसूलों वाला आदमी हूं। मैं भला आपसे इतनी कीमती चीज फ्री में कैसे ले सकता हूं? बूढ़ा आदमी ली हैरान था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। ये इस दुनिया में जिंदा बचने का यंग मास्टर लिन का रूल जरूर होगा, या इससे भी बेहतर तरह से कहें, इस दुनिया में सर्वाइवल और किलिंग दोनों ही एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। पर हर किसी के लिए ये रूल्स टैबू थे। डायरेक्ट पूछना एक बहुत बड़ा अपमान होगा, किसी तरह की जबरदस्ती जैसा। एक पल सोचने के बाद बूढ़े आदमी ली ने कहा, तो फिर आप ही इसकी कीमत तय कर लीजिए। लिन्यू ने 3 सिक्के उछाले। 3 सिक्के कैसे रहेंगे? पैसे को देखकर बूढ़े आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके बिना समझे ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि यह सिर्फ एक खजाना ऑफर करना नहीं था। खुशी का एक झटका बूढ़े ली के अंदर दौड़ गया। यह जिंदगी बदल देने वाला मौका था। उसे समझ आ गया कि इन 3 सिक्कों के साथ वो इनकीपर से अपने नौकरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल पहले ही पूरा करके आजाद हो सकता था। इसी ख्याल ने बूढ़े आदमी ली को लिन्यू के सामने घुटनों पर झुका दिया। उसने एक बार फिर जमीन पर अपना सिर झुकाया। जिंदगी का एक दूसरा मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ पलों के बाद बूढ़ा आदमी ली अभी भी झुककर उसकी तारीफ और शुक्रिया कर रहा था, जिससे इनमें मौजूद बागी सभी पूरी तरह दंग थे। शाओली ने पूरा नजारा देखा और आदर से फुसफुसाई, भाई लिन सच में कमाल है। हालांकि शिंजी वांग का रिएक्शन पूरी तरह से अलग था। इस नए प्लेयर ने एक वेंचफुल स्पिरिट को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों में एक समझ दिखाई दी। क्या वो उन लेजेंडरी घोस्ट टेमिंग फैमिलीज में से किसी का हिस्सा हो सकता है? तब उसने लिनू की एक चाल को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम ने अचानक अनाउंस किया कि एक ही खर्चा 30,000 युआन क्रॉस कर चुका है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन 2 पूरा करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाइए। रिवॉर्ड, और परफेक्ट ग्रेट घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसने रिवॉर्ड चेक किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं मेरे लिए लड़ने के लिए भूतों को कंट्रोल कर पाऊंगा। एक सेकंड बाद सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। परफेक्ट ग्रेड घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप अलग अलग पावर लेवल्स वाले भूतों के साथ समझौता कर सकते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भूत आपको धोखा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आजीवन पूरी वफादारी और ओबीडियंस दिखाएगा। लियू हैरान था। आप डिफरेंट लेवल के भूतों के साथ पैक्स बना सकते हैं और एक बार साइन होने के बाद वो आपको कभी धोखा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ पूरी वफादारी दिखाएंगे। एक लाइफ टाइम असर। हाँ, अब मुझे फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि कोई भी दूसरा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कभी ये सब हासिल कर पाता। बूढ़ा आदमी ली उसके पैरों से लिपटना जारी रखा था। नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया सर। लिन यू ने उसे नीचे देखा और सोचा, इतनी अच्छी चीज को उसके जैसे किसी लो लेवल भूत पर वेस्ट नहीं किया जा सकता। बिना रुके उसने बूढ़े आदमी ली को धक्का देकर हटा दिया। अगर मुझे मौका मिला तो शायद मुझे, पर इससे पहले कि लिन यू अपना ख्याल पूरा कर पाता, जू शांग अचानक आ गया। छोटे भाई, हो गया। मैंने इसका इस्तेमाल ये डिश बनाने में किया। उसने जल्दी से टेबल पर मीट की एक प्लेट रखी और बताया, मैंने ऐसी कोई चीज पहली बार पकाई है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कैसी बनी होगी। छोटे भाई, इसे चख कर देखो। लियू ने अपने चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह बंदा काफी काबिल है। मैं ये बता भी नहीं सकता कि ये किस तरह का मीट है, पर यह यिन एनर्जी से लबालब भरा हुआ है। किसी भी भूत या घोस्ट टेमर के लिए एक ह्यूज बूस्ट। ये सोचते हुए लियू ने बिना सोचे मीट मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, सिस्टम ने आवाज की, वेंचफुल स्पिरिट एसेंस को कंज्यूम किया गया। स्पिरिचुअल पावर 1 नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे। करंट लेवल रैंक 1 घोस्ट टेमर। स्पिरिचुअल पावर 10/50। टोटल स्पिरिचुअल पावर 100। 1 आउट ऑफ 500 लियू की आंखें फटी रह गईं। तो इससे सच में मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। वो झू जियांग की तरफ घूमा और उसे थम्स अप दिया। डिलीशियस, ये टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है और बिल्कुल साफ है। शेफ एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर खुशी से मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे जबरदस्त सजेशन की वजह से ही हो पाया है छोटे भाई। उसने अपना कप उठाया और उसे जू शांग के कप से टकराया। बड़े भाई, चलिए पीते हैं। जल्दी। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए, आसपास के माहौल से बिल्कुल अनजान। लिनू ने मीट का एक के बाद एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगे, कंज्यूम्ड ए वेंचफुल स्पिरिट। जैसे जैसे वक्त गुजरा, आसमान में काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। तभी उसने मीट का आखिरी टुकड़ा भी खा लिया। लिन्यू ने तसल्ली भरी डकार ली, खुद से ही हैरान होते हुए। सिर्फ एक मील और मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी से 197 पर है।
अब तक जूशांग उस शानदार वाइन के नशे में काफी चूर था। लियू ने उसे देखते हुए सोचा, इस शेफ को इस डंजियन का सबसे खतरनाक खतरा माना जा रहा था। किसको पता था कि थोड़ी सी 9 नेदर सोल वाइन उसे मेरा सबसे बड़ा हथियार बना देगी। अचानक मैडम की आवाज रूम में गूंजी, ठीक है, अब मील टाइम खत्म हो गया है। उसने आर्डर दिया, बूढ़े भूत ली, इन सबको आराम करने के लिए इनके कमरों में ले जाओ। बूढ़ा भूत तुरंत राजी हो गया। जैसा आप कहें मैडम। अपने नशे से खुद को होश में लाते हुए झू जियांग बड़बड़ाया, अफसोस की बात है छोटे भाई, हमें आज के लिए यहीं रुकना होगा। लियू ने प्यार से हाथ हिलाया, अभी के लिए अलविदा बड़े भाई, कल तक के लिए। ऐसा लग रहा था कि जूशांग मैडम से उतना नहीं डरता था जितना अकाउंटेंट डरता था। बूढ़े भूत ली ने आर्डर चिल्लाया, इन टेबल्स को अभी साफ करो, बाकी लोग भागे। ये बोलते हुए, जी सर। लियू खुद ही मुस्कुराया, मुझे लगता है मैं भी मदद कर देता हूं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा मदद करने के लिए, मैडम की आवाज अकेले उसके दिमाग में गूंजी, यंग मास्टर लिन, आकर मुझसे 3rd फ्लोर पर मिलो। लिन्यू ने आसपास देखा और जब किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो वो समझ गया कि मैडम डायरेक्टली उससे बात कर रही थी। ये सोचकर वो शांति से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से सोचा। इस तरह के हॉरर गेम में जिंदा रहने के लिए रास्ता बनाने का एक ही तरीका है, पैसा। और लगता है कि मैंने पक्का मैडम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैडम, वो जरूर इस डंजियन की फाइनल बॉस होंगी। अब उनका मुझे ऐसे बुलाना, ये कोई आशीर्वाद हो सकता है या श्राप। कुछ ही देर बाद लिनू 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। वो शानदार दरवाजों के सामने खड़ा हुआ। यही मैडम का कमरा होना चाहिए। बिना एक पल सोचे उसने दरवाजों को धक्का देकर खोला। सामने जो नजारा था वो सच में बहुत दिलकश था। उसने मैडम को बिस्तर पर शांति से, हल्के से मुस्कुराते हुए बैठे देखा। तो यही नेदरवर्ल्ड इनकी बदनाम मैडम थी। लियू ने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे के अंदर चला गया। रूल्स उसे मुझे सीधे मार देने से रोकते हैं, मुझे बस मौके के हिसाब से खेलना होगा। लियू ने इज्जत देने के लिए जल्दी से अपने हाथ जोड़े। मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैडम ने शर्माने का नाटक करते हुए बात की। यंग मास्टर लिन, आपने मेरी इस छोटी सी नेदरवर्ल्ड लिन की शोभा अपनी मौजूदगी से बढ़ा दी। मैं अंधी थी जो मैंने आपकी हैसियत वाले एक मेहमान को एक आम वेटर का काम करने दिया। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर लिन के रोंगटे खड़े हो गए। ये ताकतवर आत्मा उसे माफी मांग रही थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जिंदगी का अनुभव कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये मैडम जू जियांग से कहीं ज्यादा ताकतवर एक बदला लेने वाली आत्मा है और इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं उसे ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं असल में कौन हूँ। मेमे की आवाज थोड़ी बदली, हालांकि तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस ने मेरे छोटे से इनमें काफी उथल पुथल मचा दी है। लिन, तुमने उसकी बात काट दी। टूटे हुए बर्तनों के लिए मैं तुम्हें कीमत का 10 गुना वापस दे दूंगा। उसकी आवाज नरम और खतरनाक हो जाती है। बर्तन तो मामूली बात है, लेकिन शांग मा, वो नेदरवर्ल्ड इनकी एक बहुत पुरानी एम्प्लॉय थी। लिन यू ने शांति से समझाया, हाँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो तुम्हारे शेफ के द्वारा मारी गई। मैं तो यहाँ बस एक नया बस बॉय हूँ। तुम्हारे दो पुराने एम्प्लॉयज के बीच एक अजीब आपसी झगड़ा था। मैंने सच में दखल देने की हिम्मत नहीं की। मे की पकड़ मजबूत हुई और उसका पंखा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। एक अजीब आपसी झगड़ा, तुम कह रहे हो? उसने टूटे हुए पंखे को एक तरफ फेंक दिया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अगर तुम्हारी ये कहानी है तो मैं इस बात पर आगे कोई बहस नहीं करूंगी। उसकी पूरी बॉडी से एक डरावना स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगा। यंग मास्टर लिन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने जरूरी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे इनमें क्यों आए हो। लेकिन आपसी लड़ाई भड़काना और मेरी एम्प्लॉय को मरवा देना एक ऐसी चीज है जिसे मैं बस नजरअंदाज नहीं कर सकती। लिन, तुमने बिना डरे उसकी नजरों से नजरें मिलाई। तो मैडम, आप क्या चाहती हैं? मे की भौहें तन गईं। जंग मां नेदरवर्ल्ड इनके लिए बहुत काम की थी। उसके बिना इनके काम में बहुत रुकावट आएगी। फिर उसने सीधे उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम मुझे माँ के नुकसान के लिए मुआवजा दोगे जिसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर चुकी है। लियू रुका। तो ये सब इस बारे में था, कंपनसेशन। उसका असली मकसद समझते हुए वो सीधे मुद्दे पर आया। और मैडम को क्या कीमत ठीक लगती है? मैंने 2 उंगलियां उठाई, 20 कॉइन्स। फिर उसने दोबारा सोचा, नहीं, 50 ठीक रहेगा। लियू ने अंदर ही अंदर आह भरी, 50 कॉइन्स तो एक वेंचफुल स्पिरिट की कीमत सिर्फ लगभग 500 टीपॉट्स के बराबर है। उसने चुपचाप सिस्टम को कॉल किया, कैशबैक कार्ड यूज करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, कैशबैक कार्ड एक्टिवेट हो गया। तुम्हारा अगला ट्रांजैक्शन अप टू 2 अक्टूबर के रैंडम अमाउंट से रिफंड किया जाएगा। बिना कोई और शब्द कहे लिन, तुमने बारिश कर दी। सैकड़ों कॉइन्स जमीन पर गिर पड़े। जैसा उसने सोचा था, उसकी आंखें लालच से फटी रह गईं। फिर उसने अचानक एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें 100 कॉइन्स दूंगा, बदले में शेफ अब से मेरे लिए काम करेगा। तुम्हारा क्या कहना है? मिमी ने उसे हैरानी से देखा। उसके होठों पर एक स्मिर्क आ गई। ये लड़का सच में सोचता है कि ये बस मेरे शेफ को खरीद सकता है। उसने उसे समझ लिया था। मैडम के लिए ये वेंचफुल स्पिरिट्स फायदा कमाने के टूल्स के अलावा और कुछ नहीं थे। और ये यहां भी साफ था। लियू का दिमाग तेजी से चला। जू जियांग बेहद पावरफुल था, फिर भी सिंपल और डायरेक्ट।
साथ ही उसके पास एक परफेक्ट ग्रेट स्पिरिट था। मैं अलग अलग रैंक्स की स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता हूँ। मेरे लिए ये हम में से किसी एक के लिए है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट था। मेमे ने सोचा, ये सोचना कि उसने सच में उन गहराइयों से आए उस बेवकूफ़ पर नजर गड़ाई है। ठीक है, वो पावरफुल है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक कुक है। अगर मैं उसे बेच सकती हूँ तो मुझे बेच देना चाहिए। अपना मन बनाकर वो बोली, वो कई सालों से मेरे साथ है। इसके अलावा किस तरह के इनमें शेफ नहीं होता। फिर मेमे ने हर शब्द पर जोर दिया, तुम्हें और ऐड करना पड़ेगा। उसने तुरंत चुटकी बजाई, उसके लिए एक्स्ट्रा 1 मिलियन का इशारा देते हुए। एक पल बाद 1 मिलियन कॉइन्स की बौछार हुई, जिसने उसे पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया। लियू की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। 100 कॉइन्स और क्या मालकिन अब खुश हैं? पैसों के ढेर को देखते हुए मेमे मान गई। तो फिर हमारी डील पक्की। बिना कोई और शब्द कहे उसने जल्दी से जूजियांग का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे उसकी तरफ उछाल दिया। लिन्यू ने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और तुरंत उसे खोल लिया। जूजियांग अपनी मर्जी से येलो स्प्रिंग इनके मास्टर को सर्व करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तब कैंसिल हो जाएगा जब जूजियांग 100 कॉइन्स ऑफ इन एनर्जी कमा लेगा। इसे पढ़ने के बाद लिन्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। मालकिन की आंखों में जूजियांग की कीमत सच में सिर्फ 150 कॉइन्स थी। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ने 10,000 कॉइन्स ऑफ इन एनर्जी की मांग की। ये 10 मिलियन नेदरवर्ल्ड करेंसी है, जो सबसे महंगी डिश के लगभग 100 वैन कॉस्ट करने पर बेस्ड है। शेफ की आज़ादी एक ख्याली पुलाव के अलावा और कुछ नहीं थी। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो एक ब्लैंक चेक नहीं लिखेगा, नहीं, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा जो पूरी जिंदगी के लिए लागू हो। मेमे ने उसे याद दिलाया, बस इस कॉन्ट्रैक्ट को जला दो और शेफ आजाद हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि वो तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। लियो ने बस अपना हाथ हिलाया। इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। उसने कुछ कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुका। ओह, स्प्रिंग इन की मालकिन, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कीमत क्या है। जैसे उसने ये सुना, उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। रुको। कमरे का पहले से ही उदास माहौल और भी गहरा हो गया। मेमे ने सबसे पहले बोला, येलो स्प्रिंग इन और मैं दोनों बिकाऊ नहीं हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। यंग मास्टर लिन। लिन, तुम जानते थे कि कब पीछे हटना है। जैसा सोचा था, एक हॉरर गेम में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। फिर वो बिना एक सेकंड रुके उसके कमरे से बाहर निकल गया। वो अंदर। मेमे ने मुंह बनाया। उसने सच में मेरी कीमत पूछी, लेकिन वेट करने का सब्र नहीं था। फिर एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। मुझे लग रहा है कि हमारे पास फिर से मिलने के और भी मौके होंगे। थोड़ी देर बाद लिनियो आखिरकार वापस नीचे आ गया। उसने दरवाजा खोला, जिसने अंदर सबको चौंका दिया। लीम नियन का चेहरा राहत से खिल उठा और वो बोली, ये मिस्टर लिन है। लेकिन उसके बगल में खड़ी औरत हाई अलर्ट पर रही और अपना ध्यान नहीं हटाया। इस लड़के ने जो खौफ पैदा किया था वो घोल से कम नहीं था। लिनू ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये कहते हुए, सॉरी, मैं बस मालकिन के साथ एक डील कर रहा था। वो तीनों हैरान थे। न सिर्फ वो वेंचफुल स्पिरिट शेफ के साथ बातचीत और हंस सकता था, बल्कि वो डंजन के फाइनल बॉस के सामने भी बराबरी पर खड़ा था। ग्रुप के लीडर ने बोला, जो मिशन ब्रीफिंग मुझे मिली थी उसके हिसाब से तुम एक नए प्लेयर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी छुपे हुए क्लैन से आए हो? वो आराम से फर्श पर बैठ गया। बस कुछ लकी एनकाउंटर्स और एक अच्छी विरासत। लीडर का चेहरा सीरियस हो गया। अच्छा, तो तुम लोग सच में जिंदा बच गए। मैंने इसके बारे में पहले सिर्फ फोरम्स पर अफवाहें ही सुनी थी। लिन, तुमने कड़ियां जोड़ना शुरू किया। सुनने में लगता है कि इस गेम में प्लेयर्स के पास एक दूसरे से बात करने के लिए एक फोरम है। लीडर ने कंफर्म किया, हाँ, सही कहा। उसने आगे कहा, यही मैं तुम्हें बताने का सोच रहा था। क्या तुम सब उस नए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर के बारे में जानते हो जो देश ने बनाया है? लीन नियन ने जवाब दिया, सच कहूं तो मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। तो ये सच में हॉरर गेम के लिए एक ऑफिशियल सेटअप है। उसने इस बात को माना। हाँ, बाहर निकलने के बाद तुम सेंटर के नंबर 9 पर कॉल कर सकते हो और गवर्नमेंट से कोई तुम्हें कांटेक्ट करेगा। वो प्लेयर्स को कुछ सपोर्ट देते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन और इन एनर्जी को एक्सचेंज करने के तरीके। लीडर ने उनमें से हर एक को बिजनेस कार्ड्स देना शुरू किया, एक वार्निंग देते हुए, लेकिन बदले में तुम्हारी पहचान देश के साथ रजिस्टर हो जाएगी। तुम्हें कुछ मिशंस भी लेने होंगे और अपनी रिपोर्ट्स को डिटेल में देना होगा। एक तरह से एक फ्रीलांस एजेंट लियो ने काट लिया और उसे गौर से देखा। लीडर ने बताया, मैं अभी वही हूँ। ये वो रास्ता है जो बहुत से लोग चुनते हैं। आखिरकार, अगर तुम सच में एक घोस्ट टैमर बन जाते हो और अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्पिरिट पा लेते हो, तो तुम्हारे पास एक ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने का चांस होता है। फिर तुम दूसरों के साथ टीम बना सकते हो और तुम्हारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ये सुनकर उनके अंदर तुरंत उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लियू का एक सवाल था, क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा इस हॉरर गेम में हिस्सा लेते रहना होगा? लीडर ने जवाब दिया, सही कहा। प्लेयर्स को हर 2 हफ्ते में रात के 12 बजे बुलाया जाता है। मैंने सुना है कि कुछ हाई लेवल एक्सपर्ट्स अपनी मर्जी से एंटर करने के लिए भारी कीमत भी चुका सकते हैं। आखिर में, जबकि हॉरर गेम के डंजन्स डेंजरस हैं, वो जबरदस्त मौकों से भी भरे हुए हैं। जब सब ध्यान से सुन रहे थे, लिनियो अचानक बोला, इन्वेस्टिगेशन सेंटर के अलावा फोरम दूसरे हॉरर गेम प्लेयर्स से कांटेक्ट करने का एक और तरीका है ना? उस आदमी ने इस बात से इनकार नहीं किया। सही, ये एक गुमनाम वेबसाइट है जिसे हाई रैंकिंग घोस्ट टेमर्स मैनेज करते हैं। लियो हैरान था। गुमनाम? लीडर ने समझाया, हाँ, हॉरर गेम का एक रूल है।
व्यंजन छोड़ने और रियलिटी में वापस आने के बाद कोई भी उसका चेहरा कभी याद नहीं रख सकता। फोरम गवर्नमेंट का सेटअप किया गया एक न्यूट्रल जोन था उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहते हैं। ये सुनकर लिन्यू के चेहरे पर समझ आने के भाव आए। अच्छा। वो अचानक उन दो औरतों की तरफ मुड़ा। क्या तुम दोनों में से किसी के पास और कोई सवाल है? जल्द ही सबने एक कोना ढूंढ लिया और सो गए। आराम से सो जाओ और कल के लिए गुड लक। लेकिन नींद लियो के दिमाग से कोसों दूर थी। वो उठ बैठा और सिस्टम को बुलाया। सिस्टम इंटरफेस तुरंत ऑन हो गया। होस्ट की पिछली ट्रांजैक्शन से कैशबैक कार्ड एक्टिवेट हो गया है। टोटल खर्चा 2 मिलियन यूएन। रैंडम कैशबैक मल्टीप्लायर 5 गुना। बधाई हो होस्ट, आपको 10 मिलियन यूएन मिले हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, तो अगला मिशन क्या है? सिस्टम की आवाज फिर से आई। क्वेस्ट 3, हमेशा खर्च करो, हमेशा खुश रहो। पूरा नहीं हुआ है। मिशन का गोल, 3 ऐसी चीजें खरीदो जिनमें हर एक 1 लाख येन से ज्यादा की हो। दी गई कीमत आइटम की वैल्यू के 5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 अवेलेबल रिवॉर्ड्स हैं, एक 1 स्टार कैशबैक कार्ड, एक 5 स्टार युआन यीनिंग, एक 10 स्टार जिहान फू और एक 10 स्टार मेलिंग फू। अगली सुबह दिन निकलते ही मुर्गे की बांग पूरे इनमें गूंजने लगी। लिन यू नींद में जाग गया और सोचने लगा, क्या भूतों की इस दुनिया में दिन पहले ही निकल आया है? उसने अंगड़ाई ली, पूरी तरह से फ्रेश फील करते हुए। तो ये फायदा है एक घोस्ट टेमर बनने का। पूरी रात न सोने के बावजूद उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। उसने खुद से सोचा, कल मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद जंग मां मर चुकी है और वह अकाउंटेंट डरा हुआ है। शेफ जू जियांग के दिल में मेरे लिए अब कोई दुश्मनी नहीं है। रात बिना किसी घटना के गुजर गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। कमरे में बाकी 3 लोग भी जाग चुके थे और उनकी आवाजें आने लगी। गुड मॉर्निंग ब्रदर लिन। मॉर्निंग। लिनू ने उनके चेहरों की तरफ देखा और समझ गया कि बाकी 3 भी उठ चुके थे। हालांकि वो ऐसे लग रहे थे जैसे ठीक से सोए ना हो। अचानक दरवाजे पर आई एक नॉक ने उन सबको चौंका दिया। उसने शांति से उन्हें तसल्ली दी, फिक्र मत करो, शायद ये अकाउंटेंट है जो आज के काम का हिसाब करने आया है। बूढ़ा घोंसली वहां आया। उसके चेहरे पर एक चापलूसों वाली मुस्कान थी। यंग मास्टर लिन, क्या आप जाग गए हैं? लियो आगे बढ़ा। शेफ अभी कहाँ है? बूढ़े घोस्ट ने जल्दी से जवाब दिया, उसे किचन में होना चाहिए। लियो ने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, मुझे पता है। बूढ़ा घोस्ट ली कहने लगा, यंग मास्टर लिन, आपका आज का काम। लेकिन वो अचानक रुक गया, कुछ बेहतर सोचते हुए। छोड़िए यंग मास्टर लिन, जैसे ताकतवर इंसान को येलो स्प्रिंग्स के रूल्स मानने की जरूरत नहीं है। ये सोच आते ही बूढ़े घोंसली का चेहरा सख्त हो गया और वो दूसरों पे चिल्ला पड़ा, तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? काम पर लगो। वो तीनों बिना एक पल की देरी किए वहां से हट गए। हमें माफ कीजिए। उस बड़े आदमी को वहां जमे हुए देखकर बूढ़ा घोस्ट गुर्राया, हे तुम बड़े गधे, तुम कहाँ खोए हुए हो? लेकिन उस आदमी ने बूढ़े घोंसली की बात नहीं सुनी और अपने ही ख्यालों में खोया रहा। वो सच में एक महान खानदान का मास्टर है। उधर किचन में चिमनी से धुआं निकल रहा था। लिनू ने अंदर कदम रखा और आराम से बोला, नमस्ते बड़े भाई। जुजियांग ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। छोटे भाई लिन, क्या ये तुम हो? आओ, तुम्हें इसे गर्म रहते हुए ही टेस्ट करना चाहिए। मैंने अभी अभी बोन ब्रोथ का एक बर्तन तैयार किया है। लियू की नजरें उबलते हुए कड़ाहे पर गईं इससे पहले कि उसने मना कर दिया। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। शेफ थोड़ा कंफ्यूज लगा। हु? जू शांग ने दोबारा पूछा। उसकी क्यूरोसिटी बढ़ गई थी। छोटे भाई लिन, किस तरह का काम? लिन्यू सीधे मुद्दे पर आया। बड़े भाई, क्या तुम येलो स्प्रिंग्स इन में अपनी मर्जी से शेफ का काम कर रहे हो? शेफ का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। लिन्यू की आंखों में पक्का इरादा देखकर जू जियांग ने आह भरी। ऐसा लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता छोटे भाई। उसने घोस्ट रिम की सबसे गहरी जगह से जुड़ी सालों पुरानी अपनी कहानी शुरू की। मैं एक जाना माना इंसान था, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। जुजियांग आगे बोलने से पहले एक पल रुका। बचने की कई कोशिशों के बाद मैं अपनी आत्मा के पूरी तरह तबाह होने के कगार पर था। मेरे पास येलो स्प्रिंग्स की मालकिन के पास पनाह लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिन्यू पूरी तरह से समझ गया। तो ऐसी बात है। शेफ हड्डियों के पॉट को हिलाने के लिए घूमा। हालांकि मेरे घाव इन सालों में ठीक हो गए हैं, लेकिन इस इनकीपर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं बस इस जगह पर दबा रह सकता हूँ। जू जियांग की आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैं अब कभी उस बड़ी दुनिया को नहीं देख सकता और ना ही बढ़िया खाने और अच्छी वाइन का स्वाद ले सकता हूँ। लियो ने उसे सीरियस नजरों से देखा। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो? लियो एक पल रुका और फिर बेबाकी से पूछा, क्या तुम मेरे पीछे आने और दोनों रेंस में घूमने के लिए तैयार हो? जू जियांग जितना चाहता था उसने उतनी ही सच्ची बात बोली। वो इनकीपर मुझे जाने नहीं देगी। वो अभी भी उस सूप को चला रहा था जब उसने अचानक लिन्यू को कहते हुए सुना, रुको। अगले ही सेकंड जू जियांग ने लिन्यू की तरफ देखा। उसने अपने सामने रखे कॉन्ट्रैक्ट को घूरा। जू जियांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे, तुमने ये कैसे किया? लिन्यू ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, मैं बहुत अमीर हूं। एक ही पल में लिन्यू ने कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरी चीजें जैसे आजादी या सेफ्टी, शायद मैं उनका तुमसे वादा ना कर सकूं। उसके इस काम से जूजियांग हैरानी से चुप हो गया। इससे पहले कि शेफ समझ पाता कि क्या हुआ था, लिन्यू ने आगे कहा, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा अच्छी वाइन होगी। जूजियांग खुशी से झूम उठा। ठीक है, अगर तुम मेरे जैसे एक नए जान पहचान वाले इंसान के लिए इतना खर्च करने को तैयार हो
तो मैं तुम्हारे लिए आग और धुएं में भी चलने को तैयार हूँ। छोटे भाई, उसने नया कॉन्ट्रैक्ट लिया, खुद में सोचते हुए, अच्छा खाना मायने नहीं रखता, जरूरी है मेरे नए भाई के साथ सफर करना। बिना कुछ और कहे जू जियांग ने बिना हिचकिचाए लिन्यू के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगा दिया और फिर उसकी जांच के लिए उसे दे दिया। नया समझौता पक्का हो गया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने साइन किया, सिस्टम गूंजा। तुमने और डेमोनिक एंटिटी जू शांग ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। स्टेटस विंडो दिखाओ। लिनू ने बिना रुके जवाब दिया। दिखाइए। जू शांग के बारे में इंफॉर्मेशन की एक बार तुरंत स्क्रीन पर छा गई। लियू हैरान रह गया। उसके स्टैट्स उसके अपने से 100 गुना ज्यादा थे। उस बूढ़े आदमी की ताकत का लेवल ही अलग था। लिनू ने सिचुएशन को देखा। द येलो स्प्रिंग्स देखने में कचरे के ढेर जैसा था, लेकिन इसका खतरा डरावना था। अगर इस इंस्टेंस में उसे लिमिट करने वाले रूल्स ना होते और अगर मेरे पास मेरा सिस्टम ना होता तो हम 6 के 6 प्लेयर्स पहले ही मर चुके होते। जुजियांग की आवाज आई, स्टू तैयार है। लियू ने अपने मन में सोचा, छुपे हुए राक्षसों के इस अड्डे में मैं फिर भी टॉप पर आने में कामयाब रहा। अचानक बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया। भाई लिन, नहीं मास्टर, आज के बाद से मैं जू शांग आपका पीछा करूंगा। लिन्यू आगे बढ़ा और बोला, अजनबी मत बनो। फ्यूचर में मैं तुम पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहूंगा बड़े भाई। ऐसी अच्छी खबर को मनाने का दावत से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। और एक पल बाद उन दोनों ने अपने ग्लासेस उठाए, अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करते हुए। जैसे जैसे वक्त बीता, आसमान में अंधेरा होने लगा। ओलिनियन और उस बड़े आदमी के साथ इनमें बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। अब जब मैंने जुजियांग को अपने वश में कर लिया है तो येलो स्प्रिंग्स मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा। उसकी नजरें बाईं तरफ गईं। छोटा ली और गोटी वाला आदमी अभी भी जिंदा थे, लेकिन दूसरी औरत सफाई करते वक्त एक मेहमान से टकराने के बाद टुकड़ों में फाड़ दी गई थी। लिनू के सीने में अचानक एक भारी बोझ महसूस हुआ। ये हॉरर गेम के मॉन्स्टर्स की बेरहम सच्चाई है। चीट सिस्टम, दौलत और एक डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मैं इनविंसिबल नहीं हूं। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। गोटी वाले आदमी के हिसाब से गेम हर आधे महीने में एक बार एक्टिवेट होता है। मुझे और भी ताकतवर बनते रहना होगा। इसी के साथ लिनक्स फैसला करके इनसे बाहर निकल गया। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे कुछ महसूस हुआ और वो अचानक रुक गया। जब लिनो पीछे मुड़ा, उसने लिनियन को हाँफते हुए उसकी तरफ भागते हुए देखा। उसकी मीठी आवाज आई, भाई लिन। लिनियन ने धीमी आवाज में कहा, भाई लिन, थैंक यू। तुम्हारे बिना मैं पहले दिन ही जिंदा नहीं बच पाती। लिन, तुमने जवाब दिया। ये कुछ भी नहीं था। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करने जैसा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अचानक एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। प्लीज, प्लीज इसे रख लो। लियू उस पर लिखे नंबर्स को घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान। ये क्या है? लिनियन ने समझाया, रियल वर्ल्ड में मैं जांग चांग से हूँ। मेरी फैमिली के वहाँ कुछ कनेक्शंस हैं, तो अगर तुम्हें कभी असल में मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, प्लेयर, मिशन पूरा करने पर आपको बधाई। सिस्टम ने एक तेज आवाज के साथ कहा, येलो स्प्रिंग्स अब क्लोज हो रहा है। वो आगे कुछ और कहने वाला था, लेकिन उनके नीचे की पूरी जमीन चटकने लगी। इससे पहले कि लिनू कुछ समझ पाता, उसे वापस रियल वर्ल्ड में खींच लिया गया। उसने खुद को शांत किया और उस कागज के टुकड़े को देखा। क्या ये किसी तरह का भारी कर्मों का बोझ है? ये कहने के बाद लियू ने उसे अपने डेस्क के कोने में फेंक दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, हॉरर गेम में 2 दिन गुजर गए, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1 ही सेकंड बीता। अचानक लियू की आंखों में एक जोश आया और उसने जू जियांग को पुकारा। बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला, क्या बात है मास्टर? उसने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं। जू जियांग ने उसे कंफ्यूजन में देखा। इस बीच अपनी सिस्टम इन्वेंटरी चेक करने के बाद लिनू को एहसास हुआ कि जू जियांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल था। रिसेंटमेंट का नेकलेस और दूसरे आइटम्स अभी भी वहीं थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं और इनमें से ज्यादातर बुरी नीयत वाले घोस्ट कंट्रोलर्स के कारण हो रही हैं। फिर लियू ने सिटी की बिल्डिंग्स को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। दुनिया जिसे मैं जानता हूँ शायद अब सेफ नहीं रही। उसी पल उसे गोटी वाले आदमी की हर 2 हफ्ते में गेम में बुलाए जाने की वार्निंग याद आई। मेरे पास तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। लियू ने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे पास बहुत सारे राज हैं, अभी गवर्नमेंट को कांटेक्ट करने का वक्त नहीं है। फोरम्स इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 से ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन का सोर्स है। एक पल बाद वो अपनी डेस्क पर बैठा और अपना कंप्यूटर चालू किया। फेक आईपी एड्रेस सेट था। लिन्यू ने एक अकाउंट रजिस्टर करना कंप्लीट किया और एंटर दबाया। फोरम में लॉगिन करते ही हॉरर गेम्स डिस्कशन फोरम स्क्रीन पर आ गया। उसने पेज स्कैन किया और फोरम की अनाउंसमेंट्स को चेक किया। गवर्नमेंट का नोटिस कुछ खास नहीं था। ग्रैंड शिया इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 की तरफ से एक नोटिस। अचानक एक लाइन दिखाई दी, अपने पर्सनल फायदे के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली मना है। धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाना मना है। हॉरर गेम या डेमोनिक एंटिटीज के होने को खुलकर बताना और अफवाहें फैलाना मना है। लिनू हैरान रह गया। रूल तोड़ने वालों को अकेले ही इसके नतीजे भुगतने होंगे। एक पल बाद उसने खुद को संभाला। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इन सब चीजों को मैनेज करने से उन घोस्ट कंट्रोलर्स पर लगाम लगेगी जो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन क्योंकि मैं इस दुनिया में नया हूँ, सबसे जरूरी चीज खुद को बचाना है। मुझे नए प्लेयर्स के लिए गाइड चेक करनी चाहिए। ये सोचकर लिन यू ने तुरंत उस फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया। सारे हॉरर इंस्टेंसेस स्पिरिट रेल्म नाम की एक जगह पर होते हैं। स्पिरिट रेल्म बेहिसाब डेमोनिक एंटिटीज से भरी हुई एक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन ये एंटिटीज लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से ही मार सकती हैं। डेमोनिक एंटिटीज को उनकी ताकत के बेसिस पर 7 लेवल्स में बांटा गया है, जबकि ह्यूमन घोस्ट कंट्रोलर्स को इस वक्त 9 रैंक्स में बांटा गया है, उसने सोचा। लेकिन मेरा परफेक्ट ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लेवल डिफरेंस को इग्नोर कर सकता है। जू जियांग का कॉन्ट्रैक्ट एक फेरोशियस घोस्ट लेवल एंटिटी के लिए था। अचानक लिनो रुक गया, ये याद करते हुए कि उसने फोरम्स पर क्या पढ़ा था। हॉरर गेम में 1 लाख प्लेयर्स की 5 वेव्स आ चुकी हैं, सिवाय पहली वेव के जो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बाकी हर वेव में लोग जिंदा बचे थे। उसने और इन्फॉर्मेशन ढूंढना जारी रखा। बहुत ही कम लोगों को घोस्ट वर्ल्ड में जीवधुन वाइन मिली थी, और वो घोस्ट टमस बन गए। उसे याद आया कि उसने खुद उसी वाइन की 2 बोतलें पी थीं, और उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी आखिरी बोतल पी सकता है। उसने पहले ही 3 बोतलें जू जियांग को अपने वश में करने के लिए यूज कर ली थीं, और अगर उसका अंदाजा सही था तो अभी भी थोड़ी सी बची थी। जब वो स्क्रीन को देख रहा था, लिन यू ने खुद से सोचा, बिल्कुल, मौत के डर के चलते प्लेयर्स को किसी भी हाल में सप्लाईज खरीदने की जरूरत होती है, और इस फोरम ने एक परफेक्ट मार्केट प्लेस दिया है। जब वो पढ़ रहा था, ऑफिशियल गवर्नमेंट फोरम से अचानक एक नोटिफिकेशन आया। चौथी ऑफलाइन ट्रेडिंग कन्वेंशन, एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई, जिसने उसे चौंका दिया। तो लिनक्स ने डिटेल्स पढ़ते हुए सोचा, गवर्नमेंट यहाँ जांग चांग में ही चौथी ऑफलाइन ट्रेडिंग मीट करना चाहती थी। वो थोड़ा शक में था, क्या फोरम पर आई पोस्ट्स सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। कुछ ही देर बाद फोरम पर एक आदमी ने समझाया कि वो ऑफलाइन इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रेड्स रिस्की थे, क्योंकि आप सामान को ठीक से चेक नहीं कर सकते थे। बेस्ट आइटम्स को उस तरीके से कभी ट्रेड नहीं किया जाता, इसलिए फोरम ने यह मौका बनाया है। लिन यू ने राहत की सांस ली। फोरम पर वो बंदा काफी समझदार था। अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक अकाउंट बना लेता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरा नाम क्या होना चाहिए? हजारों नाम सोचने के बाद उसने आखिर में ग्रेट एम्परर फैंग डू डिसाइड किया। 3 दिन बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, दी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइकून सिस्टम शुरू हो रहा है। आज का रैंडम रिवॉर्ड आ गया है, बधाई हो होस्ट, आपको 6452 युआन मिले हैं। लियो खड़ा हुआ और बोला, सिस्टम इंटरफेस खोलो। उसने अपने बैलेंस को देखा और जोश से भर गया। अब सच में एक अमीर इंसान होने का एहसास हो रहा है। इसी के साथ लिन यू ने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया। आज ट्रेडिंग मीट का दिन था। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जांग चांग की तरफ जाते हुए। लेकिन तभी मंडे को 3:20 पर लिनू को शाम 5 बजे तक एक मैसेज मिला। थर्सडे को उसे जिन जुओ शॉपिंग सेंटर में लॉकर नंबर 47 पर जाना था। उसने एक मैप, एक नेम टैग और एक मास्क तैयार किया। शाम 6 बजे लिन्यू ने एक टैक्सी रोकी। वो जियांग चांग के वेस्ट में हाईवे पर था। रात 8 बजे तक ही कार आखिरकार जियांग चांग के किंग युआन डिस्ट्रिक्ट में एक पुरानी और बंद फैक्ट्री के मैदान में पहुंची। जैसा सुना था वैसा ही वहां का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। लोगों की एक लंबी लाइन आगे सांप की तरह घूम रही थी, अंदर जाने का वेट करते हुए। लियू ने अपने नेम टैग को देखा, ये सोचते हुए कि फोरम की गुमनाम ऑफलाइन मीट थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन काफी सिक्योर है। मास्क स्पिरिचुअल पावर्स को काट सकता था, और नेम टैग नकली यिन एनर्जी भी निकालता था। जब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अचानक कुआंग दाओ की आवाज आई। वो बे का घोस्ट है। वो इस फोरम के 3 फाउंडर्स में से एक है। उसका घोस्ट बहुत पावरफुल है। लिन्यू ने इस पर ध्यान दिया। तो इस लेवल की यिन एनर्जी किसी भयानक घोस्ट की है। ये ऑब्वियसली जू जियांग से कमजोर था, लेकिन इसे एक गेटकीपर के रूप में रखने का मतलब है कि ये पर्सन शायद खुद बे नहीं था। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी जांच की बारी आई। अगर तुम्हारे पास नेम टैग है तो तुम ट्रेड में जा सकते हो, इंस्पेक्टर ने फिर कहा। अगर तुम आइटम्स बेचना चाहते हो तो पहले अप्रेजल ऑफिस जाओ। ये सुनकर लिनक्स अपने आप अप्रेजर्स की तरफ झुक गया। उसने आह भरी, ये मशीन्स बहुत ही एडवांस लग रही हैं। क्या ये सच में यिन एनर्जी की रैंक और मटेरियल का पता लगा सकती हैं? कुआंग दाओ अचानक बोला, हे भाई, यहाँ पहली बार आए हो? लियू को समझ आया, ओह, तो ये फोरम वाला वही जोशी बंदा था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, आदमी ने समझाना शुरू किया। ये मशीन गवर्नमेंट के सेंटर नंबर 9 ने बनाई थी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के बेसिस पर आइटम्स को लो, मीडियम और हाई ग्रेड्स में बांट सकती है। हर एक ग्रेड को फिर 3 लेवल्स में बांटा जाता है। हाँ, कुछ आइटम्स को पहचानना मुश्किल होता है, जैसे कि तावीज और एलिक्सर्स। उनके लिए फोरम 3 वेटरन प्लेयर्स को अप्रेस करने के लिए बुलाता है। वो है ऐसा, फिक्र मत करो भाई, तुम सही हाथों में हो। सुनने के बाद लियू ने सिचुएशन को बेहतर समझा। तो ये ऐसे काम करता है। शुक्रिया भाई कुआंग दाओ। उसका चेहरा सीरियस हो गया। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी और पहली वेव के प्लेयर्स की ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। ये अहंकारी होने का वक्त नहीं है। इस सोच के साथ लिनक्स ने ऊपर देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके आइटम्स को और भी बड़ी पावर के बदले ट्रेड किया जा सके। तभी यिन एनर्जी डिटेक्टर चालू हुआ। शियाओ जांग बोला, लो ग्रेड लेवल 1 यिन एनर्जी, इसका काम ढूंढना है, बुरा नहीं है, तुम बहुत लकी हो। उस इंसान ने जवाब दिया, थैंक यू एक्सपर्ट। पास ही कुआंग दाओ ने यह सुना और हैरान रह गया।
एक लो ग्रेड लेवल 1 डिटेक्शन आइटम की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। उनके पास खड़ा लिन्यू भी हैरान था, इतना ज्यादा। वो हिसाब लगाने लगा, अगर एक लो ग्रेड डिटेक्शन आइटम की कीमत इतनी ज्यादा है तो इस रीसेंटफुल स्पिरिट नेकलेस जैसा एक मिड ग्रेड इन आइटम तो शायद अनमोल होगा। अप्रेजल डेस्क के पास शियाओ जांग ने अपना काम जारी रखा। नेदरवर्ल्ड आयरन और एक लो ग्रेड इन मटेरियल। अगले इंसान के लिए उसने एक नेकलेस को देखा और कहा, येन एनर्जी बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये बेकार है। ये सुनकर इंसान पूरी तरह हैरान हो गया। क्या? लियू ने इस पूरे नज़ारे को देखा और काफी इंप्रेस्ड हुआ। एक्सपर्ट्स की नज़र बहुत तेज है, बिल्कुल सिस्टम के मेजरमेंट्स जितनी एक्यूरेट। एक पल बाद वो मुड़ा और उसने कुआंग दाओ को इशारा किया, तुम आगे जाओ। लेकिन उसने अपने मन में सोचा, सच्ची में अजीब आइटम्स आने पर उस एक्यूरेसी की गारंटी देना मुश्किल है। एक रेयर फाइंड, ये उसका सुनहरा मौका था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रेजल टेबल पर गया और आखिरकार मेरी बारी आ गई। अपना आइटम रखने के बाद कुआंग दाओ ने अपने हाथ जोड़े, दुआ करते हुए कि ये कम से कम एक मिड ग्रेड ट्रेजर हो। लेकिन एक सेकंड बाद अप्रेजल मशीन से आने वाली एक चुभने वाली आवाज ने उसे चक्कर में डाल दिया। जियाओ जांग ने उस आइटम को देखा और अपना जजमेंट दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये यिंची निकाल रहा है, ना ही ये यिंची मटेरियल का बना हुआ था। एजेड बीच में बोला, अजीब बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर बहुत गहराई में एक बेहद ताकतवर यिंची छुपी हुई है। हे योंग ने अपनी बात रखी, मैं भी इसका सोर्स पता नहीं लगा पा रहा हूँ। हम इसकी ग्रेड की गारंटी नहीं दे सकते, तुम अपनी कीमत खुद सेट कर सकते हो। निराश होकर कुआंग दाओ वहां से चला गया। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या था। ये देखकर लिन्यू ने थोड़ी हिम्मत बंधाई, भाई कुआंग दाओ, निराश मत हो, शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो इसे खरीदने में इंटरेस्ट रखता हो। लेकिन उन बातों का उसका मूड ठीक करने पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक लिन्यू का सिस्टम एक आइटम नोटिफिकेशन के साथ गूंजा, सुपीरियर ग्रेड इरेगुलर फैरोस बैंडेज। वो सिस्टम पैनल पे लिखे हर एक शब्द को हैरानी से घूरता रहा। सुपीरियर ग्रेड। लिन्यू का ध्यान भंग होते देख शियाओ जांग ने पुकारा, आप क्या अप्रेस करवाना चाहेंगे? होश में आते हुए उसने तुरंत अपने सिस्टम को यिंची कॉइन्स की एक लड़ी एक्सचेंज करने का ऑर्डर दिया। एक पल बाद लिन्यू ने अप्रेजल टेबल पर एक इकलौता सिक्का रखा। थोड़ा नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट होगा, अभी के लिए बस एक सिक्का। जल्द ही सिक्के के अंदर मौजूद यिंची अनजान तरीके से रिलीज हो गई। जियाओ जियांग हल्के से बोला, एक बहुत ही आम यिंची मटेरियल, अगर तुम्हारे पास 100 पीसेस हैं तो ये एक लो ग्रेड लेवल 3 आइटम के बराबर होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अजीज ने अचानक बीच में टोका, रुको, ये इतना सिंपल नहीं है। इस पीस में बेहद प्योर यिन एनर्जी है जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। उसने सिक्के को ध्यान से देखा, खुद से बड़बड़ाते हुए, हेवन और अर्थ बैंक, क्या ये भूतों के बीच यूज होने वाली करेंसी हो सकती है? जब इस ख्यालों में खोया हुआ था, ह्यांग ने अचानक आगे बढ़कर उस सिक्के को पकड़ लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये बता दिया कि इसकी क्वालिटी किसी भी ऐसे सिक्के से कहीं ज्यादा बेहतर है जो उसने कभी डंजन में देखा हो। जैसे जैसे वो बोल रहा था, हायांग की आंखों में एक नई समझ आई। तो ये घोस्ट वर्ल्ड के छुपे हुए रूल्स में से एक और है। इंसानों के पास स्पेशल आइटम्स और नॉर्मल हिंची मटेरियल्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा खजाना होना जिसे आप बचा ना सकें एक जुर्म है। जब भूतों के साथ ट्रेड करने की कोशिश की जाती है तो 10 में से 8 या 9 बार वो एक्सचेंज एक फ्रॉड होता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास नेदरवर्ल्ड की ऐसी करेंसी हो जिसे घोस्ट मानते हो, तो ये ऐसा है जैसे हेवन और अर्थ बैंक आपको सपोर्ट कर रहे हो। आप वाकई में सही तरीके से सौदा कर सकते हैं। उसने लिन्यू पर नजर रखी, ये सोचते हुए कि घोस्ट अपनी करेंसी इतनी आसानी से किसी इंसान के हाथों में नहीं आने देंगे। ये जवान लड़का पक्का एक मास्टर ही होगा। फिर हे यांग ने उसकी नेम प्लेट पर देखा, एम्परर फेंग डू, एक ऐसा नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। क्या ये एक नया उभरता तारा था या तीसरी वेव से आया कोई रहस्यमयी सोलो प्लेयर? उसने थोड़ी सख्ती से पूछा, तुम्हें ये कहां से मिला? लियू शांत रहा और आराम से जवाब दिया, जंग कमाल। पास ही बैठे शियाओ जांग को कुछ याद आया और वो बोला, ये नेदरवर्ल्ड की करेंसी है, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। फिर उसने एक ऑफर दिया, मेरे दोस्त, अगर तुम तैयार हो तो सिर्फ तुम्हारी जान पहचान बनाने के लिए मैं इसके एक पीस के 1500 येन दूंगा। लियू हैरान रह गया और उसने जल्दी से हिसाब लगाया, एक सिक्के के लिए 1500? क्या इसका मतलब है कि एक पूरी लड़ी की वैल्यू 1.5 मिलियन थी? वो लियान किंग में एक जगह पर डाउन पेमेंट करने के लिए काफी था। अचानक हे यांग की आवाज बीच में आई, 1500? तुम इसे बस लूट क्यों नहीं लेते? तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए, जब भूत ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ उसकी दिखने वाली कीमत नहीं देखते, बल्कि सिक्के की इंची और ग्रेड को भी देखते हैं। एक पल बाद उसने ऐलान किया, ये एनर्जी से भरा हुआ एक पूरा इंची सिक्का है, हमारा फोरम इसे 3000 यूएन में खरीदने को तैयार है। लिन्यू ने शांति से जवाब दिया, डील पक्की, मेरे पास कुछ और भी हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हो? हे योंग, हैसा, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, अगर तुम 180 पीसेस भी ले आओ तब भी हमारा फोरम इसे हैंडल कर लेगा। ये सुनकर लियू ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा, और ठीक उनके सामने सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर उड़ेल दिया। वहां मौजूद पूरी भीड़ तुरंत हैरान रह गई। हियांग जल्दी से खड़ा हुआ, मैं तुरंत मिस्टर बेई को कांटेक्ट करता हूँ। तभी शियाओ जांग ने अचानक कहा, फोरम इस वक्त एक साथ इतना सब नहीं खरीद सकता, एक हिस्सा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 3500 दूंगा। नहीं, 4000 का एक, मैं तुमसे 20 खरीदूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की,
कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। मैं 1000 दूंगा, मुझे भी 10 पीसेज चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट चिल्ला चिल्ला कर बतानी शुरू कर दी। मैं एक लेवल 4 का घोस्ट टैमर हूँ, मुझे बेचो। मैं वादा करता हूँ मैं इसे तुम्हारे लिए फायदेमंद बनाऊंगा, मुझे बेचो, मुझे बेचो। कुआंग दाओ इस मंजर को बिना कुछ बोले देख रहा था। अभी एक पल पहले मैं उसे मेरा शुक्रिया अदा करने को कह रहा था। एम्परर फैंगडू, क्या वो मुझसे दुश्मनी रखेगा? लियो ने अपने मन में सोचा। गॉड टीयर सिस्टम से यही उम्मीद थी। रातों रात अमीर बनने का यही मतलब होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये कोई नॉर्मल ऑक्शन नहीं थी जहां सबसे बड़ी बोली लगाने वाला जीतता है। यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी लाइन में लगना पड़ता है। एक असली एक्सपर्ट को सभी फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। वो किसे बेचे और कितना दे ताकि उसका खुद का असर और बढ़ सके। जैसे जैसे फोरम शोर से भर गया था, अचानक एक औरत की आवाज आई, सब चुप हो जाओ। उसे पहचानते ही भीड़ ने तुरंत बात मान ली। लिनो अभी सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है कि तीनों अप्रेजर्स ने एक साथ कहा, मिस्टर बे। उन्होंने इज्जत से सिर झुकाया और बोला, आप आ गई हैं। लियो की नजरें उनकी नजरों का पीछा कर रही थीं। वो फोरम के फाउंडर्स में से एक थी, बे, जो इतनी ताकतवर थी कि उसने 2 वेंचफुल स्पिरिट्स को अपने गेट पे पहरे के लिए लगा रखा था। जैसे ही उसने ये बात समझी, लिनू ने मशहूर बे को हल्के से सिर हिलाकर इज्जत दी। बे ने सिक्कों की एक लड़ी उठाई, उसकी आवाज हवा में गूंजी। 10,000 बेहतरीन क्वालिटी के यिन एनर्जी कॉइन्स, फंगू एम्परर। इस क्वालिटी का आइटम यहाँ बेचना बेकार है। लिनू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे जल्द से जल्द कैश चाहिए। एक पल के बाद बे ने सिक्का रख दिया, 750 युआन कैश, ये वाला मुझे बेच दो। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और उसके अगले शब्दों ने भीड़ को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मैं बेई, फोरम की तरफ से तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। और भीड़ आपस में बातें करने लगी। क्या तुमने वो सुना? खुद बेफंगू एम्परर की दोस्त बनना चाहती है। मैंने सुना है कि वो एक पीक लेवल 6 की घोस्ट टैमर है, शिया किंगडम की एक असली पावर हाउस। और अगर फोरम के पूरे असर की बात ना भी करें तो भी, जैसे कि सब लोग जानते थे, इस हॉरर गेम में 3 नए डंजन्स को क्लियर करने के बाद घोस्ट टैमर्स एक दूसरे से दोस्त बन सकते थे और अपनी एक टीम बना सकते थे। बेई जैसी शख्सियत की दोस्ती पाना सच में किसी जान बचाने वाले तावीज की तरह थी। ये ऑफर इतना जबरदस्त था कि किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बिना किसी देरी के लियो ने बाकी बचे सिक्के दे दिए और उन दोनों ने डील फाइनल कर ली। बहुत बढ़िया। बेई से जो उम्मीद थी वो एक अलग ही लेवल पर काम करती है। उसको जवाब देने के बजाय उसने अपनी स्पिरिट को बुलाया। गोल्डन सॉलोइंग सिकाड़ा प्रकट हुई और एक रहस्यमयी ब्रीफकेस लेकर आई। सिकाड़ा ने ब्रीफकेस सीधे लिंगयू की तरफ फेंक दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तो ये एक टेस्ट है। बिना जरा सी हिचकिचाहट के लियो ने अपनी स्पिरिट को बुलाया। जू जियांग वहां प्रकट हुआ और उसने पूरी भीड़ को चौंका दिया। जू जियांग ने उस उड़ते हुए ब्रीफकेस को बहुत आसानी से पकड़ लिया। इसे देखकर कुआंग दाओ बहुत जोरों से चिल्लाया। उसने उसको बुलाया। बस ऐसे ही दूसरी तरफ जू जियांग ने ब्रीफकेस खोला। मास्टर, प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत ही जल्दी और ध्यान से चेक करने के बाद लिन यू ने जू जियांग को ब्रीफकेस बंद करने को बोला। फिर वो आगे गया, सिक्कों की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए, बे, तुम्हारे साथ बिजनेस करके काफी अच्छा लगा। जब उसने पैसे लिए तो उसके चेहरे से यह पढ़ना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रही है। फिर बे ने उन सिक्कों को अपनी सिकाड़ा के मुंह में डाल दिया और उसकी आवाज नरम हो गई। फंगदू एम्परर, खुशी मुझे हुई है। इसके बाद वो गायब हो गई, जिससे सारी भीड़ दंग रह गई। मिस बे चली गई, बस ऐसे ही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। ये उस ऑफलाइन ट्रेडिंग इवेंट की औपचारिक शुरुआत थी। उसकी आवाज सुनकर फोरम के मेंबर्स वहां से गायब हो गए और फिर मेन हॉल के अंदर दोबारा दिखाई दिए। जल्दी करो, एक अच्छी सी जगह ले लो, यहाँ एक ओपन स्टॉल भी है। जब लिन्यू ये सब देख रहा था तभी एक वेंडर उसके पास आया। महान एम्परर, क्या आप देखना चाहेंगे? उसने जल्दी से उसे मना कर दिया। मैं अपना सामान बेच चुका हूँ, मेरे पास और भी काफी काम है, इसीलिए मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये हॉल व्यापारियों की आवाजों से गूंज रहा था। इधर आके देख लीजिए, आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहचाने वालों के लिए सही दाम। वैसे तो लोग नेचर से ठीक ही होते हैं, लेकिन व्यापार में चालाकियां आम बात है। लियू ने स्टॉल्स को देखा। 7,50,000 जेब में होने की वजह से वो अपनी मर्जी की चीज चुन सकता था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इनके जरिए मैं आखिर में सच में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज खरीद सकता हूँ। यही सब सोचकर वो एक स्टॉल पर चला गया जहां उसका सिस्टम एक्टिव हो गया था। ये इनके मटेरियल्स की जांच हो रही है। ब्लड इन फ्रूट का कोई ग्रेड नहीं है। टूटा हुआ ब्लैक कॉपर गॉन्टलेट भी चेक हो रहा है। उसका उधर से तुरंत ध्यान हट गया। जैसे वो आगे निकला, उसने खुद में सोचा, ज्यादातर ये अनसर्टिफाइड चीजें बेकार हैं, लेकिन असली खजाना ढूंढने के लिए सब्र होना जरूरी है। और तभी एक नई नोटिफिकेशन उसके सिस्टम पर आ गई। यीन एनर्जी चेक हो रही है। राहु के 7 किल्स मिड ग्रेड पर। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मिड ग्रेड का रैंक ठीक उसके ग्रज फर्नेस नेकलेस के बराबर था। लीनो तुरंत उस सिग्नल के सोर्स, एक छोटे ब्लैक लकड़ी के बॉक्स के पास बढ़ गया। उसने उसे उठाया और वेंडर से पूछा, इसकी कीमत क्या है? उसे पहचानते ही वेंडर की आंखें चमक उठी। क्या ये वही अमीर आदमी नहीं था जिसने वो जबरदस्त यीन कॉइन्स बेचे थे? ये सोचकर उसने एक दोस्ती भरी मुस्कान दी। मैंने उसे एक पुराने मकबरे वाले डंजन में पाया। यीन एनर्जी बहुत कमजोर है और मुझे आज तक इसका यूज नहीं मालूम चल पाया। अगर सम्राट इसे चाहते हैं तो मैं इसे 2000 युआन में बेच सकता हूँ। बिना एक सेकंड की देरी किए लिन्यू ने 2000 युआन दे दिए। मैं इसे लूंगा। तुरंत ही सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई दी।
यिन मटेरियल्स चेक हो गए। राहुल 7 किल्स होस्ट से जुड़ गया है, उसने अपने मन में सोचा। आखिरकार मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली हमला करने का टूल आ ही गया। अब इस बड़ी खोज के बाद लिन्यू और चीजें देखता रहा और कई और काम के इन मटेरियल्स जमा कर लिए जो उससे जुड़ गए। लियू खुश था। आज का दिन उनके लिए काफी लाभदायक रहा था। कुछ ही देर बाद उसने कुआंग दाओ को एक कोने में उदास बैठे देखा। तुम्हें इस कोने में ढूंढना आसान था, उसने पुकारा। भाई कुआंग दाओ, उस आदमी ने ऊपर देखा और बोला, फंगुगु एम्परर, हम दोबारा मिल गए। लिंगयू ने उसके स्टॉल की चीजों पर नजर डाली। लगता है तुम्हारे पास यहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, कोंग दाओ ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। बस कुछ बेकार का कबाड़ है जो मुझे रेगिस्तान में मिला था। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो मैं आपको एक अच्छे दाम में दे दूंगा। लिनी का हाथ कपड़े के एक टुकड़े पर गया। ये वही आइटम है जिसका पहले कोई मोल नहीं लग सका था ना? तुम इसके कितने पैसे मांग रहे हो? कुआंग दाओ ने उसे सीरियस होकर देखा। मुझे पता है तुम्हारे जैसा इंसान इस बेकार कबाड़ की तलाश में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दोस्ती के नाते एक सलाह देता हूँ। अगर किसी चीज की पहचान नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खजाना है। लियू ने बस इतना कहा, मुझे पता है, और वैसे भी मेरे पास और पैसे नहीं बचे हैं। कुआंग दाओ अचानक हंसने लगा। ऐसी बात है तो इसे रख लो, ये गिफ्ट है। लियू हैरान रह गया। हु? यहां तक कि लेजेंडरी युआन फैमिली वाले भी इसका पता नहीं लगा सके। कुआंग दाओ ने आगे कहा, यह बस यहां ऐसे ही बेकार पड़ा है। बच्चे, अगर तुम सच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इसका मतलब ये आइटम तुम्हारी किस्मत में ही था। मैट ब्लेड का चेहरा सीरियस हो गया, ये समझते हुए कि वो एक असली पावर हाउस से बात कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। लिन, तुमने एक लंबी सांस ली। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ उसने तुरंत पुराने सिक्कों की एक लड़ी निकाल ली। मैट ब्लेड उन्हें देखकर हैरान रह गया। इसकी कीमत 7.5 मिलियन थी। लियू ने उन पट्टियों को अपने हाथ पर बांध लिया। इन यांग सिक्कों की तुलना असली लड़ने की ताकत से कैसे की जा सकती है? एक पल बाद सिस्टम की आवाज आई। इन एनर्जी मापी गई और सुपीरियर ग्रेड फैरो के रैप्स अब होस्ट से जुड़ चुके थे। इस बीच ऑक्शन फ्लोर पर काफी हलचल हो रही थी। इसका मोल लग चुका है, आगे आइए, एक नजर डालिए। दूसरी तरफ फोरम के प्राइवेट अप्रेजल रूम में हे यांग और बेलिन यू के लेन देन पर नजर रख रहे थे। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, मिस बे, ये फंगू एम्पर हमेशा ऐसी चीजें क्यों खरीदता है जो अप्रेजल में फेल हो जाती हैं? उसने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जवान लड़का सच में बड़ा दिलचस्प है। बे पुरानी यादों में खोई। जो स्पिरिचुअल ताकत उसने महसूस की थी, उसके हिसाब से तो फंगू एम्परर को सिर्फ एक लेवल 1 का घोस्ट टैमर होना चाहिए था। फिर भी उसने उसकी जांच का जवाब देने के लिए एक खतरनाक घोस्ट को बुलाया था। वो रुकी। ऐसा लगता है कि वो फंगू एम्परर के अपने ऑरा को छुपाने के तरीकों के पार नहीं देख सकी थी। तो दोस्तों, लिन यू ने आखिरकार अपने पैसों के दम पर येलो स्प्रिंग इन के खूंखार शेफ को अपना गुलाम बना ही लिया। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद गेम के बाहर भी खतरे मंडरा रहे हैं। ये फंगू एम्परर का नया नाम और ये रहस्यमयी ट्रेडिंग मीट, क्या लिन यू अपने नए हथियारों राहु के 7 किल्स और फैरो के रैप्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया के सबसे ताकतवर घोस्ट डेमर्स को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर मिस बे और फोरम के लीडर्स उसकी असलियत का पता लगा लेंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये पे टू विन हॉरर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि लिन यू का अगला कदम क्या होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।